कि यार ये जो वर्ड नेगोशिएबल है इसका क्या मतलब होता है और ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड जो है उसका क्या मतलब है। कि मुझे बहुत सारी छोटी छोटी कनेक्टेड चीजें पढ़ानी है, बट ये तीनों का बेस पता होगा तब हमें आगे समझ में आएगा। कल को आपको किसी ने चेक इशू किया, आपने भरोसे में चेक ले लिया, व्हाट इफ कल को चेक बाउंस हो गया तो आरस में पहले अपन पूरा बेस बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, बाकी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नहीं तो ये पूरे आगे चैप्टर में तुम्हें परेशान करेगा। यहाँ एक बार इसको समझ लोगे आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, डिलीवरी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिसऑनर ऑफ चेक में इन्वोक कब होगा, किस रीजन से डिसऑनर होना चाहिए, प्रोसेस क्या फॉलो करना है, उसके बाद कंप्लेन होगी, और पनिशमेंट क्या है, 2x ऑफ द चेक अमाउंट, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट या दोनों। लेट्स बिगिन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार ये जो वर्ड नेगोशिएबल है इसका क्या मतलब होता है और ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड जो है उसका क्या मतलब है। देखो यार, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि भैया ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। क्या है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इन राइटिंग हो, तो डॉक्यूमेंट इन राइटिंग उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो सवाल यह है दोनों को कंबाइन करके क्या मीनिंग बनता है भैया, कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि इन राइटिंग है जिसको आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब जैसे ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया ना, तो अब हमारे दिमाग में 2 सवाल आने चाहिए। नंबर 1, वाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड वाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये 2 सवाल हमारे मन में आने चाहिए। तो अब अपन इनका देखते हैं कि भैया क्या रीजन है। नंबर 1, आप ये देखो, लेट्स से जैसे ये कोई एक पर्सन है, लेट्स से ए, और मैंने कहा ये दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। अब ए ने क्या किया, बी को ना गुड्स बेचे। क्या बेचे मेरे प्यारे बच्चों? गुड्स बेचे। अब ए जो है वो रहता है राजस्थान में और ये जो है ये रहता है कर्नाटका में, ठीक है। अब आप देखिएगा कितना दूर है। अब आप देखो, ए कह रहा है बी को कि यार देख, मैं तेरे को सामान भेज दूंगा, बट तू पहले मुझे एक काम कर, पैसे दे दे। और लेट्स से पैसे हैं 50,000। क्लियर है? आप मुझे बताएं कितना ये कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन फीजिबल है कि एक कर्नाटका का बंदा पहले राजस्थान आएगा, 50,000 रुपए देगा, फिर उसके गुड्स जाएंगे। आप सोचो कर्नाटका से कोई फ्लाइट लेके आ जाए ना, तो कम से कम 20 से 22,000 रुपए उसके फ्लाइट के लगेंगे, रहने खाने का खर्चा अलग। तो सवाल ये उठता है मेरे प्यारे लाडलो, सवाल ये उठता है कि यार इस केस में आपको लगता है यहां पे कॉमर्स अच्छे तरीके से हो पाएगा, जो बिजनेस है अच्छे तरीके से हो पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। बट वहीं पे अगर मैं आपको कहूं कि यार एक चेक है, वो चेक हम किसके खाते में जमा करा सकते हैं? ये ए के खाते में बी जमा करा सकता है। तो कैन आई से दैट ये जो चेक आया इसकी वजह से कॉमर्स में हेल्प हुई? क्या ये ट्रांजैक्शन होने में मदद मिलेगी? यस, इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया, या सॉरी इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया। एक और केस समझो, मैंने कहा यार सी ने डी को कहा मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं। डी ने कहा ठीक है यार, तू मुझे प्रॉपर्टी बेच दे, मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा इस प्रॉपर्टी के। अब आप मुझे बताओ, 10 करोड़ रुपए अगर एक बंदा अपनी गाड़ी में भर के लेके जाए तो क्या ये सेफ है या सेफ नहीं है? ऑब्वियसली सेफ नहीं है, रिस्की है। तो यार यहां पे क्या आपको लग नहीं रहा है कि यहां पे रिस्क बढ़ रही है भैया? वहीं कितना कन्वीनियंट होता कि एक चेक बना देता और वो चेक से या कोई और मीडियम से इसको पेमेंट हो जाता। इजी है या डिफिकल्ट है? ऑब्वियसली इजी है। मैं भी चेक के इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक के अलावा भी होते हैं, बट चेक का इसलिए ले रहा हूं, आपने सुना हुआ है, आपने देखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कन्वीनियंट है या कन्वीनियंट नहीं है? ऑब्वियसली इट इज कन्वीनियंट। तो आपको थोड़ा बहुत, अगेन बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैंने आपको 2 रीजन दिया कि कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, रिस्क को मिटिगेट, रिस्क को कम करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। अब सवाल ये उठता है कि भाई आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने क्यों बनाया? भाई इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया, इंस्ट्रूमेंट 2 रीजन से सर ने आपने समझाया, समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है सर एक्ट क्यों बनाया? अरे यार एक्ट इसलिए बनाया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनको लीगलाइज भी तो करना है।
कल को आपको किसी ने चेक इशू किया, आपने भरोसे में चेक ले लिया, व्हाट इफ कल को चेक बाउंस हो गया तो? व्हाट इफ ये जो डॉक्यूमेंट है, आप समझो ना, ये डॉक्यूमेंट ट्रेड के काम आ रहे हैं, तो भैया लीगल तो पहले स्ट्रक्चर मिलना पड़ेगा। ऐसे तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बना के कोई भी काम करने लग जाएगा, लीगली तो उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। तो आप ये समझो, इन डॉक्यूमेंट्स को लीगली वैलिडिटी देने के लिए हमें जरूरी था कि हम इसको लीगलाइज करें। अगर कल को कोई डॉक्यूमेंट, जिसने डॉक्यूमेंट दिया, कल को वो टाइम पे पैसा देने से मना कर दे, तो उस केस में क्या हमारे पास रेमेडीज अवेलेबल हैं? उसके लिए कानून तो होना चाहिए, नहीं तो उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी तो कुछ रहेगी नहीं। तो गाइज इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों आया? कॉमर्स और रिस्क के लिए। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्यों आया? इसको लीगलाइज करने के लिए। तो मुझे बताओ ना, दिमाग में सेट है? अब मैंने कहा यार, अगर अपन यहां तक सेट हुए ना, तो अब मैं टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बात करूंगा। देखो मैं ना अभी तुम्हें मॉड्यूल ऐसे डायरेक्टली रीड नहीं कराऊंगा अभी आज, और सुनने पहले अपन पूरा बेस बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है बाकी सबसे। तो एक बार हमारा बेस बहुत सॉलिड बन गया, फिर अपन मॉड्यूल की रीडिंग मारेंगे, तो हमें क्रिस्टल क्लियर होगा, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा एक बेस बना लेना है। तो मैंने कहा हमारे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्राइमरीली 3 टाइप्स दे रखे। नंबर 1, आप ये देखो, नंबर 1 है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। नंबर टू है मेरे प्यारे लाडलो, जिसको मैं कहता हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड नंबर 3, जिसको मैं कहता हूं चेक। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोग यहां पे बात करेंगे। अब मैं यहां पे अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं इतना समझा रहा हूं ताकि मैं चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर पाऊं। समझना, मैंने कहा मैं जब प्रॉमिसरी नोट की बात करता हूं, मैंने कहा यहां पे आप समझो, आप यहां पे समझो, मैंने कहा यहां पे अपन ने कहा था ए ने गुड्स बेचे, किसको बेचे भैया? बी को। ए ने बी को गुड्स बेचे, और बी ने कहा कि भैया मैं तो 2 महीने बाद पेमेंट करने वाला हूं। तो बी ने 2 महीने बाद पेमेंट करने के लिए, इसने बी ने कहा भैया देखो मैं 2 मंथ्स बाद पेमेंट करूंगा, और मैं आज तुम्हें एक नोट बना के दे रहा हूं, प्रॉमिसरी नोट बना के दे रहा हूं। और प्रॉमिसरी नोट में बी कह रहा है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बी क्या कह रहा है? मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बी कह रहा है मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 2 महीने बाद मैं तुम्हें इन गुड्स का पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने कहा ये कौन सा नोट हो गया? प्रॉमिसरी। इसमें एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, विदाउट कोई कंडीशन कि हाँ यार ऐसा नहीं, ऐसा हुआ तो पेमेंट करूंगा। नहीं 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 भैया, मैं तुम्हें अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि मैं आपको इस समय पेमेंट कर दूंगा। क्लैरिटी है? तो मैंने कहा प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने आपको प्रॉमिस दिया कि वो आपको पेमेंट करेगा। मैंने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में मान लो इसी केस में ये ए है और ये बी है। अब यहां पे ए ने बी को क्या किया था? गुड्स बेचे थे। अब ए ने ही एक डॉक्यूमेंट, आप देखो ये प्रॉमिसरी नोट बी बना के ए को दे रहा है, यहां पे ए क्या कर रहा है? ए बना रहा है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? ऑर्डर है। ए बी को ऑर्डर दे रहा है कि भाई तू 2 महीने बाद मुझे पेमेंट दे देना। क्या कह रहा है? 2 महीने बाद तू मुझे पेमेंट दे देना। अब देखो फर्क क्या है, यहां पे भैया प्रॉमिस है, यहां पे बी खुद प्रॉमिस कर रहा है मैं पैसे दे दूंगा। यहां पे ए ऑर्डर दे रहा है बी को कि तू 2 महीने बाद मुझे भैया पेमेंट करना। अब मुझे बताओ ना, बी ने खुद ने प्रॉमिस किया है, तो अब बी की एक्सेप्टेंस की तो जरूरत है नहीं, बट यहां पे एक डॉक्यूमेंट बना रहा है और वो ऑर्डर दे रहा है, तो भैया इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। बी इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा तभी जाके क्या होगा भैया? बी लायबल होगा। एम आई मेकिंग सेंस? अगेन मैं क्या कर रहा हूं, बहुत छोटा छोटा मैं आपको स्नैपशॉट टाइप दे रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी छोटी छोटी कनेक्टेड चीजें पढ़ानी है, बट ये तीनों का बेस पता होगा तब हमें आगे समझ में आएगा। बट आप ये समझना, ऐसा नहीं है यहां पे अगर आपको 1%, 2%, 3% कम समझ में आएगा तो भी टेंशन मत लेना, आगे पूरा डिटेल में कवर होगा। अब मैं कह रहा हूं चेक। मैंने कहा चेक भैया, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, बट ये ड्रॉ होता है स्पेसिफाइड बैंकर पे। ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। आ रहा समझे? आप समझना। अरे यहां पे बी हो सकता है, सी डी ई एफ जी कोई भी पर्सन हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मली, जिसको आप ये ऑर्डर दे रहे हो।
बट यहां पे चेक वाले केस में आप जब भी ऑर्डर दोगे आप किसी बैंक को दोगे, क्योंकि चेक तो बैंक का होता है ना, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बट ये ड्रॉ होता है किसी स्पेसिफाइड बैंकर पे। तो मुझे बताओ ना, क्या हमारे दिमाग में ये टाइप सेट है क्या? अगर ये टाइप सेट है बेटा, तो अब अपने को थोड़ा 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 समझ में आने लगेगा। कैसे समझ में आने लगेगा? देखिए, मैंने कहा अब मैं आपको इसकी अब डेफिनेशन रीड कराऊंगा, तो आपके दिमाग में डेफिनेशन अच्छे से जाएगी। अब आप रीड करना अच्छे से। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या बोला था हमने? ये तो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। वाई मतलब जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऊपर लिखा था हमने, तभी देख लिया था। नेगोशिएबल मतलब क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। ये क्या कह रहा है? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल। अभी ट्रांसफर कैसे करोगे? बाय डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी अंडर मर्केंटाइल कस्टम्स। अब आप देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि भैया आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कोई, ठीक है। अभी कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मतलब ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अब आप देखते चलना डॉक्यूमेंट क्या है, हम क्या इसकी डेफिनेशन को ब्रेक कर रहे हैं और आपके दिमाग में बिल्कुल याद रहेगी, मेरी गारंटी है। मैंने कहा ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। क्या है बेटा? ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इसको आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मैंने कहा दो सिचुएशन, बट आप इसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? मैंने कहा दो तरीके हैं। या तो आप इसको डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हो, सामने वाले को दे दो और ये ट्रांसफर हो गया। बट कई सिचुएशन ऐसी है जहां आपको एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा और आपको डिलीवरी भी देनी पड़ेगी। आ रहा समझे क्या बोला मैंने? आपको एंडोर्समेंट भी करना पड़ेगा और आपको डिलीवरी भी देनी पड़ेगी। तो सर सवाल है, पहला वाला पॉइंट क्लियर है कि यार ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा वाला भी क्लियर है कि भैया ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। बट सवाल है इस सवाल पे कि सर हम इसको ट्रांसफर जब करेंगे तो कब डिलीवरी और कब एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी? तो मैंने कहा आपको इंस्ट्रूमेंट का टाइप देना पड़ेगा। अगर ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको डिलीवरी से काम हो जाएगा। बट अगर ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर आपको एंडोर्समेंट और डिलीवरी दोनों करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे पता पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट बियरर है या कैसे पता पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है? अब मैं आपको ये दोनों इंस्ट्रूमेंट को अगले 5 मिनट में क्लियर करूंगा और इसके 5 केसेस भी हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। देखिए, तो गाइस बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इनका डिफरेंस यही देख के फिनिश करते हैं। सबसे पहले, एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ द पे इज इन ब्लैंक और द नेम ऑफ द पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बियरर और द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। अगला वाला भी पढ़ते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और इज ऑर्डर और पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल। अब ये देखो यहां पे क्या टेक्निकलिटीज इन्होंने बता दी। तो मैंने कहा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेयरर इंस्ट्रूमेंट यहीं पे क्लियर कर लेंगे बेटा मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये क्या कह रहा है भाई, मान लो ये भी मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट बताया था। अब मान लो ये प्रॉमिसरी नोट क्लियर है, राइट। इसमें ऐसा लिखा हुआ है नंबर 1 के, मान लो इसने कहा आई प्रॉमिस टू पे, ऐसे करके इसने स्टार्ट किया और पूरा पूरा अमाउंट लिख दिया, टाइम वाइम जो भी था वो भी लिख दिया। और यहां पे नाम लेट्स से यहां पे जब इसने कहा आई प्रॉमिस, तो यहां पे इसने एक वर्ड यूज किया, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। क्या वर्ड यूज किया? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। बियरर मतलब जिसके हाथ में ये है। आ रहा समझे? तो बेसिकली जो भी आदमी ये लेके आएगा उसको ये पेमेंट कर देंगे। तो आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, इसका मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया? बियरर। तो इसका मतलब इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, जो आदमी लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो इस केस में सिर्फ डिलीवरी कर दो तो ही काम हो जाएगा, आपको और कोई ट्रांसफर के लिए फॉर्मेलिटी करना जरूरी नहीं है। वहीं पे या फिर ऐसा लिखा हुआ हो, आप समझना, इसमें लिखा हुआ था पे टू ए लिखा हुआ था और लिखा हुआ था और हिज ऑर्डर। क्या लिखा हुआ था?
पे टू ए और हिज ऑर्डर ये लिखा हुआ था। अब हमने कहा भैया पे टू ए और हिज ऑर्डर लिखा हुआ था। अब ए ने क्या किया, ए ने इसको एंडोर्स मतलब ए ने इसको नेगोशिएट किया और ए ने लिखा पे टू डैश और ए ने अपने साइन कर दिए, ए ने अपने क्या कर दिए, साइन कर दिए। इसका मतलब अब ये जो एंडोर्समेंट हुआ, दिस इज एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब जैसे ही ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुआ तो भैया अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हुआ, जिस भी बंदे के पास ये है, इन शॉर्ट ये बेयरर हो गया, क्योंकि वो बंदा यहां पे अपना नाम लिखेगा और लेके जाएगा और उसको पेमेंट मिल जाएगा। अब मैंने कहा एक और तरीके से बेयरर हो सकता है, कौन सा तरीका, अगर यहां पे लिख दिया पे टू ए और बियरर। अरे यार ए का नाम तो लिखा बट आगे तुमने बियरर भी बना दिया, तो ये बियरर ही है ना यार। तो मुझे बताओ ना, अगर ये है, इनमें से कोई भी सिचुएशन होती है, इसका मतलब मेरे प्यारे लाडलों ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर ये सिचुएशन नहीं है, आ रहा समझ में, ये सिचुएशन अगर नहीं है, लेट्स से कि ये सिचुएशन नहीं है, अलग सिचुएशन है, आ रहा समझ में। सबसे पहले यहां पे लिखा है पे टू ए, क्या लिखा है, पे टू ए, आगे बेयरर वर्ड नहीं लिखा है, तो भी ये क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यहां लिख दिया पे टू ए और हिज ऑर्डर, तो भी भैया ये क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है मेरे प्यारे लाडलो। मैंने कहा थर्ड नंबर का केस एंडोर्समेंट इन फुल है, मतलब आपने इसको एंडोर्स किया, बट जब आपने एंडोर्स किया तो आपने नाम भी लिख दिया कि आपने किसको एंडोर्स किया। जैसे ए ने एंडोर्स, यहां पे एंडोर्समेंट हुआ था, पे टू डैश लिखा था, यहां पे लिख दिया पे टू सी, तो इसका मतलब ये एंडोर्समेंट इन क्या हो गया, फुल। तो एंडोर्समेंट इन फुल है, मतलब ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। तो मुझे बताओ ना, अब आप यहां पे डेफिनेशन, गाइस आप समझ रहे हो मैं क्यों आपको पहले थोड़ा बेस बता रहा था, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा है कि स्टार्ट ये टेक्निकल चीजों से होता है। तो अगर हमने पहले थोड़ा थोड़ा बेस नहीं बनाया होगा तो हम जो भी डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे उसमें कोई टेक्निकल वर्ड आएगा और हम अटक जाएंगे। आ रहा समझे। अब देखो नेगोशिएबल की डेफिनेशन में अटक जाते हैं हम। तो हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा, हमने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। हाउ इट इज ट्रांसफरेबल, नंबर वन, इट इज ट्रांसफरेबल ईदर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। या तो वो किससे हुआ, डिलीवरी से, या एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। अब डिलीवरी से कौन से होंगे, जो बेयरर हैं। जो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से कौन से होंगे, जो भैया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद में हमने ये भी देख लिया ऑर्डर क्या होता है, हमने ये भी हमने देख लिया बेयरर क्या होता है, और हमने देख लिया ऑर्डर क्या होता है। तो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे, हमने बेयरर पढ़ा, हमने ऑर्डर पढ़ा। अब इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 केसेस देखेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहला केस, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹1 लाख ऑन डिमांड। अब मैंने कहा गाइस अभी हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं कि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बियरर है। तो आप मुझे बताओ, मिस्टर अरुण और हिज ऑर्डर, तो कैन आई से दैट ये क्या बन गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2 केस, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण द सम ऑफ ₹1 लाख ऑन डिमांड। अब यहां पे अरुण का नाम तो लिखा हुआ है बट ये नहीं लिखा हुआ और हिज ऑर्डर है कि बियरर है। तो जब भैया कुछ भी नहीं लिखा होता तो नॉर्मली आपके पास वो राइट आता है कि आप इसको नेगोशिएट कर सकते हो, मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वापस ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 3, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹1 लाख 1 मंथ आफ्टर साइट। तो गाइस अगेन यहां पे क्या लिखा है, वर्ड बियरर, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑर्डर के बियरर, बियरर। अगला, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण और बियरर। अब गाइस देखो अरुण का नाम भी आया, बियरर भी आया, बट अगर बियरर आ गया मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट है यार। नंबर 5, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण और बियरर द सम ऑफ ₹1 लाख। बात वही है यार, ये किसकी तरह आ रहा है, थर्ड की, ये फोर्थ की तरह दिख रहा है अपने को, राइट। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैंने कहा गाइस इसमें जहां बच्चा मोस्टली कंफ्यूज होता है वो है केस नंबर 2 और केस नंबर 4। तो आप इन दोनों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जब नाम दिया हुआ हो या नाम के साथ बियरर लिखा हुआ हो तो उस केस में आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यार ये कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। अब मैंने कहा गाइस क्लासिफिकेशन पे बढ़ ही गए हैं, तो मैं क्या कहता हूं एक और टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या तो
ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं कौन से? टाइम इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट बोले मैंने? टाइम इंस्ट्रूमेंट्स। या फिर ये होते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आराम से पूरा अपन देखेंगे, इनका डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे और 5 केसेस भी वापस करेंगे। तो ये कौन सा है? टाइम इंस्ट्रूमेंट या फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा देखो, टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके आगे टाइम लिखा हुआ हो, लेट्स से आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, ऐसे लिखा हुआ हो, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 90 डेज, या कोई भी और दिन लिखा हुआ हो। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह होता है कि भैया जब सामने वाला जाके डिमांड कर ले कि भैया तुम्हें पैसा देना है, मतलब मुझे पैसा चाहिए, मुझे दे दो, उस इंस्ट्रूमेंट में जो पैसा लिखा हुआ है, मतलब तब आपको देना पड़ेगा। सबको एग्जांपल दोगे क्या? अरे डिमांड में सबसे बेस्ट है चेक। आप जब भी चेक लेके जाते हो, बैंक आपको हाथों हाथ पेमेंट देता है। ये थोड़ी कहता है 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आना, 10 दिन बाद आना। अरे भैया ऐसा थोड़ी बैंक कह सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ, क्या आपने ऑलरेडी अभी 2 टाइप समझे थे? कौन सा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और आपने समझा था बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो? टाइम इंस्ट्रूमेंट या फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट। तो अब एक बार इसका मीनिंग भी देख लेते हैं अब अपन। अब अगेन, जितना मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं इतना अच्छे से मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है, बट अपन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि एक ही जगह सब चीज क्लोज हो जाए। मीनिंग, डिमांड मतलब एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड दैट इज इमीडिएटली और एट साइट ऑन प्रेजेंटमेंट। जैसे ही आपने जाके प्रेजेंट किया, मुझे पैसा चाहिए, हाथों हाथ आपको पैसा मिलेगा। टाइम मतलब एन इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। भैया यहां पे एक सर्टेन पीरियड के बाद या कोई फिक्स डेट आपने कर रखी है, उस समय आपको पेमेंट होगा, तो वो कौन सा है? टाइम। टाइम ऑफ पेमेंट, अरे भैया जब प्रेजेंट होगा तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर जो स्पेसिफाइड टाइम है या जो कोई स्पेसिफाइड इवेंट आपने दे रखा है उस समय आपको पेमेंट होगा। अरे भैया एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, उसमें नहीं जा रहे हम। ग्रेस पीरियड का ध्यान रखना। नॉर्मली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जब भी हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की बात आती है, तो भैया जो भी आपके डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होते हैं, जबकि टाइम इंस्ट्रूमेंट में 3 डेज ऑफ ग्रेस अपने को मिलता है। आपको ये ध्यान अच्छे से रखना है। आ रहा समझे? हम यहीं तक इसको देखेंगे, हमारे काम का ये यहीं तक है। जैसे मैंने कहा मॉड्यूल में इतना डिटेल में नहीं दे रखा, अपन ने इसको फिर भी बहुत अच्छे से डिटेल में किया। अब मैंने कहा अब अपन यहां पे, जैसे मैंने कहा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 5 एग्जाम्पल करेंगे और हम इसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि टाइम और डिमांड की क्या बात है। अब देखो, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹1 लाख एट अ साइट। मुझे बताओ ना यहां पे क्या हो रहा है? आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण और हिज ऑर्डर, तो ये पता पड़ गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। सम ऑफ ₹1 लाख एट साइट। क्या यहां पे कोई टाइम पीरियड दे रखा है? नहीं। तो क्या ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? डिमांड। जब जाके वो डिमांड करेगा पेमेंट करना पड़ेगा। केस नंबर 7, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण द सम ऑफ ₹1 लाख ऑन डिमांड। नाम से दिख रहा है डिमांड है भैया, टाइम कुछ है ही नहीं। आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹1 लाख 1 मंथ आफ्टर साइट, कि भैया जब सामने वाले को आफ्टर साइट जब भी होगा उसके बाद कितना करेगा? 1 महीने का टाइम पीरियड लेगा। मतलब ये कौन सा है? टाइम फ्रेम दे रखा है ना कि भैया इस इवेंट के बाद 1 महीना लेके हम आपको पेमेंट कर देंगे। केस नंबर 9, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण और बियरर द सम ऑफ ₹1 लाख 1 मंथ आफ्टर डेट। अरे भैया ये 2 वर्ड आ रहे हैं, आफ्टर साइट, आफ्टर डेट, आगे देखेंगे अपन, बट आप ये समझो, बट 1 महीने का टाइम फ्रेम दे रखा है ना भैया, चाहे आफ्टर डेट हो चाहे आफ्टर साइट हो, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? टाइम इंस्ट्रूमेंट। पहले 2 डिमांड थे, बाद के 2 टाइम हो गए। अब आप ये वाला देखना, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, मोस्ट ऑफ द बच्चा कंफ्यूज होता है। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अरुण और बियरर द सम ऑफ ₹1 लाख 1 मंथ आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए। अब जैसे ही द डेथ ऑफ मिस्टर ए आया, बच्चा कंफ्यूज होता है, अरे यार ये डिमांड है या ये टाइम है? भैया ये देखो, ये एक सर्टेन इवेंट है कि भैया उसकी डेथ तो होगी, तो जब भी डेथ होगी उसके कितने महीने बाद? 1 महीने बाद ये पेमेंट मिलेगा। इसका मतलब दिस इज अगेन टाइम इंस्ट्रूमेंट। क्यों? कोई भी स्पेसिफाइड इवेंट होता है ना तो वो भी टाइम में आ जाता है। आ रहा समझ में? चलिए, तो मुझे बताइए क्या हमने यहां तक कवर कर लिया? अब एक बार मैं आपको बताता हूं अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया। देखो भैया, सबसे पहले क्या हमने ये कवर कर लिया? वाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या हमने कवर कर लिया? वाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या हमने कवर टाइप कवर कर लिए? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, यस। क्लासिफिकेशन में क्या हमने ऑर्डर एंड बियरर कर लिए? क्या हमने टाइम एंड डिमांड कर लिया? क्या हमने केस नंबर 1 to 10 कर लिए? यस। अब आते हैं
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वर्सेस द आरबीआई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वर्सेस द आरबीआई, इसको अब अपन थोड़ा सा रैप अप करते हैं। देखो ये क्या सिस्टम है, थोड़ा सा अच्छे से समझना। मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नहीं तो ये पूरे आगे चैप्टर में तुम्हें परेशान करेगा। यहां एक बार इसको समझ लोगे, आगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर भी बना सकते हो। देखो अगेन सबसे पहले एक चीज यहीं पे लिख दूं मैं। अब मैंने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को मैं इनको क्लासिफाई करता हूं अलग अलग बेस पे। तो मैंने क्लासिफाई किया पहले, या तो ये ऑर्डर हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, बियरर, या फिर मैंने क्लासिफाई किया कि भाई ये डिमांड हो सकता है या टाइम। क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 कैटेगरी इस बेसिस पे बन के आई। सबसे पहले आई कि इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है और साथ में डिमांड वाला भी है। मतलब ऑर्डर है जिसमें सामने वाला कह रहा है कि भाई इसके ऑर्डर पे पेमेंट करना, बट वो कह रहा है कब करना, जब वो डिमांड करे, जब वो प्रेजेंट करे तब कर देना। या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है बट ऑर्डर में टाइम है कि भैया जब भी मान लो मिस्टर अरुण कहे पेमेंट करना कर देना, बट 1 महीने बाद करना आफ्टर डेट। मतलब यहां पे टाइम दे रखा है। तो मैं कह रहा हूं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या तो ऑर्डर हो सकता है साथ में डिमांड वाला, या ऑर्डर हो सकता है विद टाइम वाला। तो ये जो पहली 2 कैटेगरीज हैं ये है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये कहता है कि यस, क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है जो ऑर्डर और टाइम हो, क्या कोई ऐसा बन सकता है जो ऑर्डर और डिमांड हो। तो ये कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये बन सकता है। क्लियर है। अब प्रॉमिसरी नोट क्या कहता है, बन सकता है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज कहता है बन सकता है। यस, आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है आप बना दो, प्रॉमिसरी नोट भी कहता है बन सकता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहता है भैया बन सकता है। बट जैसे ही मैं बियरर पे आता हूं, जैसे ही मैं बियरर पे आता हूं, ध्यान से देखना, मैं बियरर प्लस टाइम पे आता हूं, मैं बियरर प्लस डिमांड पे आता हूं। क्या बोला मैं, बियरर प्लस टाइम पे आता हूं और बियरर प्लस डिमांड पे आता हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया विच इज पेएबल टू द बियरर, और उसमें टाइम लिखा हुआ था इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद आप पे हो सकता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो चाहे बियरर प्लस टाइम हो चाहे बियरर प्लस डिमांड, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है बन जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई टेंशन नहीं है। बट टेक्निकली क्या रियलिटी में क्या कोई प्रॉमिसरी नोट ऐसा बन सकता है जो कि बियरर प्लस टाइम या बियरर प्लस डिमांड हो। तो मैंने कहा ये नहीं बन सकता। अब सर ये ऐसा क्यों नहीं बन सकता, मैंने कहा समझो। मैंने कहा आप ये कह रहे हो देखो एनआई एक्ट में तो कोई टेंशन नहीं है, एनआई एक्ट तो कहता है तुम सब बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब जब बनाने पे आए, मान लो प्रॉमिसरी नोट बनाने पे आए, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ऑर्डर वाले में, क्योंकि ऑर्डर में स्पेसिफिक पर्सन से रिगार्डिंग डीलिंग हो रही है। जैसे ही आप बियरर बना रहे हो, तो भैया बियरर बना रहे हो तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आरबीआई पिक्चर में आ रहा है। कौन पिक्चर में आ रहा है, आरबीआई। आरबीआई कह रहा है भैया हम मान लो करेंसी का नोट बनाते हैं, उस करेंसी के नोट पे हम लोग लिख के देते हैं कि भैया प्रॉमिस टू पे, वी आर प्रॉमिस टू पे, कि भैया नोट जिसके पे पास जाएगा मतलब उसमें 100 रुपए का उसको सामान मिल सकता है, उसको वैल्यू मिल सकती है। अब वहीं पे मान लो कोई आदमी भी वैसा ही प्रॉमिसरी नोट बना के मार्केट में सर्कुलेट करने लग जाए, तो इन शॉर्ट वो तो फिर करेंसी नोट बनाने लग गए। तो इसका मतलब पता पड़ा कल कोई भारत के नोट नहीं चल रहे हैं, आदमी के बनाए हुए वो चिट्ठे कट्टे चिट्ठे चल रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। तो यार इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए आरबीआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसा नहीं है, आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेयरर नहीं बन सकता, चाहे वो टाइम हो चाहे डिमांड हो। और बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग क्या कह रखा है वो मैं आपको बताता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग इन दोनों में, ऑर्डर में तो कोई समस्या नहीं है, इसमें भी बेयरर में, टाइम वाले में तो इसने कोई समस्या नहीं दी, बट इन्होंने बोला भैया क्या बोल सकता है, बेयरर और पेएबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता, बेयरर बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर अ सर्टेन टाइम हो सकता है। मतलब टाइम इंस्ट्रूमेंट बेयरर के साथ बना दो चलेगा, बट आप कभी भी बेयरर डिमांड वाला मत बनाओ। क्यों नहीं बनाओ, क्योंकि फिर वही आरबीआई को आप इन शॉर्ट चैलेंज करने वाले पे आ जाओगे, आप करेंसी नोट टाइप चीजें बनाने पे आ जाओगे, तो वो अलाउड नहीं है। तो इन शॉर्ट ये जो चीजें मना कर रखी हैं, ये कहां मना कर रखी हैं, आरबीआई एक्ट की वजह से मना है, ये नेगोशिएबल एक्ट की वजह से मना नहीं है। तो मुझे बताओ ना, जो हम यहाँ पे चार्ट देख रहे थे, मुझे बताओ क्या हमने यहां तक का पूरा खत्म कर लिया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं कि भैया मॉड्यूल पढ़ लेते हैं। अब क्या पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मॉड्यूल। तो अब हम शुरुआत से एक बार आते हैं और देखते हैं कि भैया हमारे पास क्या क्या चीजें हैं
और यहां तक बिल्कुल खत्म करते हुए बहुत सारी चीजें गाइस ऐसी होंगी जो मैं आपको डायरेक्टली कह दूंगा यार ये देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं डिस्कस कर ली। अब मैंने कहा इंट्रोडक्शन देखो हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से पूरा पढ़ लिया था। वो जो दोनों चीजें हमने पढ़ी थी ना कि यार कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, हमने कहा रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये एनआई एक्ट क्यों आया, लीगलाइज करने के लिए, तो उसको आप रीड मार सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ ली। आगे ये वर्ड आएगा बोनाफाइड ट्रांसफर टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स, आगे आएगा तब डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट आपके साथ डिस्कशन नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी अंडर द मर्केंटाइल, मतलब बिजनेस रिलेटेड जो कस्टम्स होते हैं उसके हिसाब से। अब स्टैच्यूटरी काइंड्स, भैया क्या क्या काइंड्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, क्या क्या टाइप्स हैं? पहला प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, एंड ईच मस्ट बी पेबल टू ईदर ऑन द ऑर्डर और टू द बियरर। ऑलरेडी हम पढ़ के आए भैया तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो ऑर्डर होंगे या बियरर होंगे, क्लैरिटी है? चलिए अब हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं क्या कह रहा हूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी छोड़ते हैं नेगोशिएबल के, क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के पढ़ लेंगे तो ये सारे अपने आप कवर हो जाएंगे, तो मैं आपको करवा दूंगा और एक कोड बताऊंगा जिससे सब कवर हो जाएगा, ठीक है? अब देखो टाइप ऑफ एंडोर्समेंट, हमने कहा भैया इट इज, सबसे पहले एंडोर्समेंट कैसे होता है उससे पहले आप ये समझो पेबल टू ऑर्डर है या पेबल टू बियरर है। अगर पेबल टू ऑर्डर है, अरे सुनने, इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेसली स्टेट्स टू ऑर्डर ऑफ एक्स, कि भैया एक्स के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं। नेम अ स्पेसिफाइड पेई एंड कंटेन्स नो वर्ड फॉरबिडिंग ट्रांसफर, आपने किसी एक स्पेसिफाइड बंदे का नाम लिख दिया कि इसको पेमेंट करना है और कहीं पे ये नहीं लिख रखा है कि आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका मतलब उसके पास राइट आ गई। याद है हमने केस किया था जिसमें सिर्फ अरुण लिखा हुआ था, बट हमने अज्यूम किया कि आगे ट्रांसफर हो सकता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि वो फॉरबिड कर रहे हैं उसको कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब भैया या तो एक्सप्रेसली स्टेट किया हुआ है कि वो बियरर है, या उसमें लिखा हुआ है कि पे टू द बियरर, या फिर लास्ट एंडोर्समेंट क्या है बेटा, ब्लैंक में है, मतलब सामने वाले ने नाम खाली छोड़ रखा है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया था। गाइस ये सेम चीज जो हमने पढ़ी है मॉड्यूल के जो कंटेंट है उससे हम लोग रीड मार रहे हैं, तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि सर ये पढ़ रखा है हमने, तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ रखा है। अब आते हैं प्रॉमिसरी नोट पे। प्रॉमिसरी नोट गाइस सेक्शन 4 एनआई एक्ट। अब प्रॉमिसरी नोट क्या कहता है वो समझो। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, बट हाँ ये बैंक नोट नहीं है, ना ही ये करेंसी नोट है। हम बात करके आए ना भैया, ये सब करने लग गए तो फिर तो आप आरबीआई को चैलेंज करने पे आ गए। तो भैया ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, बट इट इज नॉट द बैंक नोट, इट इज नॉट द करेंसी नोट, it is the instrument in writing, not the bank note or the currency note. It contains an unconditional undertaking. अरे एक आदमी अंडरटेक कर रहा है, मैं अनकंडीशनली अंडरटेक कर रहा हूं कि मैं पेमेंट करूंगा, तो मैंने कहा यहां पे क्या है, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। अरे प्रॉमिसरी नोट में वो जो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है कि मैं पेमेंट करूंगा, कोई कंडीशन नहीं है भैया, मैं पेमेंट करूंगा, जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसके बाद चुपचाप मैं पेमेंट करूंगा। एंड ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जो साइंड बाय द मेकर है वो किस चीज के लिए, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो वो क्या कर रहा है कि ओनली टू, कि भैया इस आदमी को, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो इस बंदे को पेमेंट करूंगा, यही बंदा जिसको ऑर्डर करेगा उसको पेमेंट करूंगा, या फिर टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अरे भैया आप देखो ना, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, इसका मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको या उसके कहने पे वो जिसको बोलेगा उसको पेमेंट कर दूंगा। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो जो बियरर है उसको पेमेंट कर देंगे। वापस तीन पार्ट है डेफिनेशन के। इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा, राइटिंग में है, क्या है, इट कंटेन्स द अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। अब इसमें क्या है कि भैया मैं सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा, किसको, either to that person or to the order of that certain person or to the bearer of the instrument। मुझे बताओ डेफिनेशन दिमाग में सेट हो गई? ऑलरेडी हम मतलब तो समझ के आए थे गाइस। अब मैंने क्या कहा, ये जो है इसको याद करने के लिए मैं आपको एक कोड देता हूं, जो मैं आपको बोला था कि यार मैं आपको कोड दूंगा। अब देखो कोड, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपसे कोई असेंशियल्स पूछे कि यार अगर मान लो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, कोई पूछ ले इनके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो मैंने कहा आप ये देखो, आपको पता है एक रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी बनाई थी गवर्नमेंट ने। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जब बनाई तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं आपको बता दूं, सरकार इकोनॉमिक मतलब पेमेंट, पैसे के आधार पे ये कैटेगरी बनाई। अब यहां पे ई डब्ल्यू, तो मैंने उसी को लेके कोड बनाए, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हाउ यू आइडेंटिफाई पीपल, यूसी मनी, ईडब्ल्यूएस में यूसी मनी, ठीक है। अब ये चाहे प्रॉमिसरी नोट ले लो भैया,
मैंने कहा ना एक कोड से अपन सब कवर कर लेंगे, चाहे आप प्रॉमिसरी नोट ले लो, चाहे आप आगे बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा तब वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने कहा सबसे पहले एक्सप्रेस होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस मतलब यार मैं पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस कर रहा हूं, अंडरटेक कर रहा हूं। या फिर एक सीधा होता है ना, हाँ यार ये मेरे में पैसे मांगता है। अरे या तो आपने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट किया है, आपने एक्सप्रेसली प्रॉमिस थोड़ी किया है मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो देयर शुड बी एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। एंड नंबर 2, जो भी ये एक्सप्रेस में होगा इट शुड बी इन राइटिंग। अरे भैया ये राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं चलेगा भैया। पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि इट शुड बी द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। नंबर 3 एस, इट शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड। साइन और जो स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी की पूरी होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद में इट शुड बी एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यू मतलब अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कि भैया अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है कि भैया हम क्या करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो याद हो रहा है ना, मैंने क्या कहा था, हाथों हाथ याद हो जाएगा आपको। EWS UC मनी। अब भैया सी मतलब यहां पे है सर्टेन। अब सर्टेन मतलब क्या, अरे सुनने, सर्टेन मतलब क्या भैया, एक स्कूल है MPS महेश्वरी पब्लिक स्कूल, समझना। तो सर्टेन क्या है, MPS सर्टेन होना चाहिए। M मतलब जो मेकर है वो सर्टेन होना चाहिए। P मतलब पे सर्टेन होना चाहिए। S मतलब सर्टेन सम होना चाहिए। क्लियर है? दिमाग में सेट हो गया? सर्टेन मेकर, सर्टेन पे, सर्टेन सम, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू मनी ओनली। प्रॉमिसरी नोट मनी के लिए बनता और किसी चीज के लिए नहीं बनेगा। अब मैंने कहा ये मैंने यहां पे बना दी सारी। अब यहां पे देखो एक एक चीज अपने आप याद हो जाएगी। एक्सप्रेस होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, स्टैंपिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए, सर्टेन पार्टी और सर्टेन टाइम होना चाहिए, मनी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। लास्ट वाला पार्ट बताने की जरूरत नहीं थी, आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको प्रॉमिसरी नोट को ट्रांसफर करना है तो आप सामने वाले को डिलीवर करोगे, और अगर आपका प्रॉमिसरी नोट कैसा है, ऑर्डर वाला है, तो आपको इंडोर्स करना पड़ेगा और डिलीवरी देनी पड़ेगी। मुझे बताओ ना, क्या प्रॉमिसरी नोट क्लियर है हमारे दिमाग में? अरे भैया एक स्पेसिमेन देख लो ना। प्रॉमिसरी नोट में पार्टी नॉर्मली दो होती है, एक मेकर और पेई। मेकर मतलब वो जो प्रॉमिसरी नोट बना रहा है कि भैया आई प्रॉमिस टू पे। पेई कौन, जिसको ये पेमेंट आप देने वाले हो। और मैंने कहा भैया पेई वो आदमी जिसको आप ये पैसा देने वाले हो। अब स्पेसिमेन देखो, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है 10,000 रुपए का है भैया। उसके बाद ये किसको है, रमेश को आप दे रहे हो। रमेश कौन हो गया भैया, जिसको आप पेमेंट देने वाले हो। अब ये राम कौन है, जिसने ये बनाया है, मतलब राम कौन है, मेकर है इसका जो प्रॉमिस कर रहा है। अब देखो ना, 3 months after date, I promise to pay Sri Ramesh और his order the sum of 10,000। एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि रमेश भाई जो कहेंगे, मतलब जिनको पेमेंट मिलने वाला है, या जिसको वो, या तो रमेश भाई को, या रमेश भाई जिसको कह देंगे उसको हम पेमेंट कर देंगे। सर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये बेरर बन सकता है? यस, आपको बताया था ना, एंडोर्स किया आपने, इसमें लिख दिया पे टू डैश और साइन कर दिए रमेश जी ने, तो ये क्या बन गया, बियरर बन गया। मुझे बताओ क्या प्रॉमिसरी नोट हमारे दिमाग में क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाते हैं। सर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में क्या फर्क है? हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था भाई। देखो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है तो क्लियर है, तो इसलिए आप पहली लाइन तो टेंशन ही मत लो। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। वहां पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी, यहां पे अनकंडीशनल ऑर्डर है। अब देखो ना, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो है भाई जो बना रहा है उसको साइन भी करेगा। तो साइंड बाय द ड्रॉर। ड्रॉर मतलब जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है। आगे मैं आपको स्पेसिमेन दिखाऊंगा जो ड्रॉ करता है, मतलब जैसे हमने ए ने माल बेचा था बी को, तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा था, तो ए कौन हो गया, ड्रॉर। तो यहां पे वापस बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर विच इज साइंड बाय द ड्रॉर, which is signed by the drawer, directing a certain person to pay a certain sum of money। क्या बोला? Directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of। अब अगेन पहला ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आ गया,
ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अरे भैया मेन फर्क है, ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी, यहाँ अनकंडीशनल ऑर्डर है। फिर ये ध्यान रखना, सामने वाला इसको एक्सेप्ट करेगा, जैसे बी हमारे वाले केस में एक्सेप्ट करेगा, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज भैया वैलिड बनेगा। अब आ जाते हैं वापस, यहाँ पार्टीज 3 होंगी। ड्रॉर मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है, ड्रॉई मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा, तीसरा पे, पेमेंट जिसको मिलेगा। सर ये अलग अलग हो सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। तो पहले एक बार स्पेसिमेन दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखो ड्रॉर कौन है, ए मांगता था पैसे, अब ये किस में पैसे मांगता था, सी में। सी कौन है, ड्रॉई। अब यहाँ पे कह रहा है पेमेंट किसको कर देना, पेमेंट किसको कर देना, बी को कर देना। तो ए कौन है, ड्रॉर, सी कौन है, ड्रॉई, पे कौन है, बी। देखो ना, 4 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बी अ सम ऑफ रुपीज दिस। अब अगेन मिस्टर बी लिखा है, सर बियरर है कि ऑर्डर, ऑर्डर है ना भाई, जब तक कि फॉरवर्ड नहीं किया कि ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये क्या है, ऑर्डर। तो भैया आप मुझे बताओ क्या दिमाग में सेट हुआ। अब मैंने कहा यहाँ पे आ जाओ ना, अब वापस सर वही सारे के सारे एसेंशियल्स हमें दिमाग में सेट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे यार। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है मेरे प्यारे लाडलों, वापस सेम, वापस सेम। सबसे पहले एक्सप्रेस होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए कि हाँ भैया वो पे करेगा, आ रहा सुनने। उसके बाद साइंड और स्टैम्प्ड होना चाहिए। अनकंडीशनल जो है मेरे प्यारे बच्चों, ईडब्ल्यूएस यूसी मनी चल रहा भैया, अनकंडीशनल ऑर्डर है ये, वो अंडरटेकिंग था, जिसको पे करना था वो ले रहा है, जो मांगता है पैसा यहाँ पे वो बना रहा है। सेम टू सेम जो यहाँ पे थी वही सारी कंडीशन यहाँ पे होगी, सर्टेन होना चाहिए मेकर, पेई, और क्या होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए, एंड फाइनली इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। आ रहा है मेरे प्यारे लाडलों। तो मैंने कहा था ना, एक चीज बताऊंगा जिससे सब कवर हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपकी पेंडिंग रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपके दिमाग में जा रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं, पक्का। चलिए, तो मैंने कहा फटाफट फटाफट अब एक और काम करते हैं, यहां तक की कहानी खत्म हो गई। तो अब आगे आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, मैंने बीच में आपको कहा था कि यार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स अभी नहीं करेंगे, अपने आप हो जाएगा, देख लो ना। इन राइटिंग होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर, क्यों, प्रॉमिसरी नोट है तो प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ऑर्डर। उसके बाद में सर्टेन सम पेएबल होना चाहिए, सर्टेन पार्टीज और सर्टेन टाइम होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, जो होल्डर होता है उसका टाइटल फ्री होता है, ये अपन आगे कवर करेंगे। ये एक वाला पॉइंट, डिलीवरी नेसेसरी फॉर लाइबिलिटी, अरे यार आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी तभी लाइबिलिटी होगी, ये भी आगे केस लॉस के साथ करेंगे। इन दो को छोड़ के बाकी सारे के सारे पार्ट आपके ऑटोमेटिकली कवर हो गए। बोलो ना मेरे प्यारे लाडलों कि यहाँ तक की कहानी अपने दिमाग में सेट हो गई, अगर हो गई तो अब ये डिफरेंस बिटवीन भी हम दिमाग में सेट कर सकते हैं। देखिए ना, सबसे पहले डेफिनेशन, क्या प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन आपके दिमाग में, बिल्कुल यार पूरा पढ़ के आए। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, भैया ये एक प्रॉमिस है और यहां पे एक ऑर्डर है, क्लैरिटी है। मैंने कहा पार्टीज, इसमें 2 पार्टी है, मेकर और पे, इसमें ड्रॉर, ड्रॉई और पेई है। मैंने कहा यहां पे एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसरी नोट जो पे कर रहा है वो खुद ही बना रहा है, एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती। यहां पे आप किसी और पार्टी को ऑर्डर दे रहे हो तो ड्रॉई को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी उसकी लायबिलिटी बनेगी, पेएबल टू बियरर। अब प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेएबल टू द बियरर, हम ऑलरेडी पढ़ के आए थे, आरबीआई ने मना कर रखा है, बियरर चाहे डिमांड हो चाहे टाइम, आप नहीं बना सकते प्रॉमिसरी नोट। बट यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर बना सकते हो, बट टाइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। दिमाग में गया? तो गाइस ये हमने डिफरेंस बिटवीन भी देख लिया। चलिए गाइस, तो अगर यहां तक हमने रैप अप किया तो अब बढ़ते हैं गाइस हम लोग चेक की डेफिनेशन पे। तो चेक, पहले डेफिनेशन खोलते हैं अपन, चेक को भी कवर करते हैं। क्या लिखा है? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑलरेडी हम पढ़ के आए भैया चेक क्या होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बट फर्क क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज किसी पे भी ड्रॉ हो सकता है, आप ये ड्रॉ किस पे करते हो, एक स्पेसिफाइड बैंकर पे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है? नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, भैया ये हमेशा डिमांड पे ही पेबल होगा चेक, ये ध्यान रखना। आ रहा सुनने? अब ध्यान से रखना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब भी मैं चेक की बात करता हूं तो सबसे पहले आई होप आपको एक चेक पता होता है क्या होता है। जब भी मैं एक चेक की बात करता हूं तो चेक सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, ये भी आपको क्लियर है, स्पेसिफाइड बैंकर। अब हमेशा ये डिमांड पे पेबल होगा, आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि यार डिमांड करोगे और वो अपने हिसाब से जब मन होगा तब पेमेंट करेगा, 1-2 महीना नहीं, जब डिमांड किया तब ये अमाउंट पे होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर विच इज अदर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। बट एक चीज ध्यान रखना,
इसमें दो चीजें और इंक्लूड होती हैं। एक हमने कहा ट्रंकेटेड चेक। कौन सा चेक? ट्रंकेटेड चेक प्लस इलेक्ट्रॉनिक चेक। आ रहा समझने? तो बाकी सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इन दोनों को भी अपन समझ के रैप अप कर देते हैं ताकि कोई टेंशन ना रहे। मैंने कहा जब मैं ट्रंकेटेड चेक की बात करता हूं, आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। आज जैसे लेट्स से कोई आईसीआईसीआई बैंक है, अपन ने एक बैंक बना दिया हमारे नाम से, ठीक है, ये बैंक बनाया। अब मान लो मेरा अकाउंट जो है, मेरा अकाउंट मेरी कंपनी का और मेरा इवन पर्सनल अकाउंट भी इसी में ही है। तो मेरा आईसीआईसीआई में अकाउंट है। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं आपको एक चेक देना चाहता हूं। लेट्स से उस स्टूडेंट का जो चेक था वो था यस बैंक का। उस बंदे ने अपनी बैंक का चेक आके मुझे दिया। स्टूडेंट आया, समझना, स्टूडेंट आएगा और अपनी फीस जमा कराएगा, तो उसने चेक किसको दिया? मुझे दिया। मैं मेरा चेक ले जाके मेरी बैंक को दूंगा। अब मेरी बैंक के पास जब ये चेक आएगा तो मुझे बताओ क्या सिर्फ मेरा चेक आता है या बहुत सारे और भी लोगों का चेक आएगा? बहुत सारे और भी लोगों का चेक आएगा। मेरी एक ब्रांच है पूरे ऑल ओवर इंडिया, कितनी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पे एक क्लियरिंग हाउस होता है। जैसे आरबीआई एक्ट करता है, बट मैं यहां पे कह रहा हूं क्लियरिंग हाउस है। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या करता है? एक एक चेक, डू यू रियली थिंक दैट फिजिकली भेजना पॉसिबल है? नहीं यार, फिजिकली गांव खेड़े में कितनी ब्रांचेस होंगी भैया, एक एक फिजिकल चेक आप कैसे भेजोगे? तो वो क्या करते हैं, ये फिजिकल चेक तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाते हैं। आ रहा समझे? इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्या करते हैं, क्लियरिंग हाउस को भेज देते हैं। अब क्लियरिंग हाउस उस इलेक्ट्रॉनिक इमेज को चेक करता है, ऑब्वियसली यस बैंक से भी कोऑर्डिनेट करेगा, भैया तुम्हारा ये कस्टमर है, क्या इसका साइन बिल्कुल ठीक है, क्या इसके खाते में पैसा है, और फिर ट्रांसफर करेगा। बट अब यहां पे जो बात हो रही है, ये जो ट्रंकेटेड चेक है मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं ये जो फिजिकल चेक है। अब इसको यार फिजिकल चेक अभी भी ब्रांच में पड़ा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्लियरिंग हाउस को भेज दी, ये चेक वापस काम ना आ जाए तो इसको ट्रंकेट कर देते, कोई निशान लगा दिया, साइड में से फाड़ दिया, कुछ ऐसा कर दिया ताकि ये वापस रीयूज ना हो पाए। तो हम कह रहे हैं जब हम चेक में मान रहे हैं तो ये जो ट्रंकेटेड चेक होते हैं ये भी चेक ही होते हैं और चेक में इंक्लूडेड होते हैं। अब दूसरा हम कह रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है? एक तो आपने देखा होगा कि भाई एक तो फिजिकल चेकबुक आती है अपने पास, एक फिजिकल चेकबुक आती है। इस फिजिकल चेकबुक में वो लीव्स होती हैं चेक्स की, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं मान लो आईसीआईसीआई बैंक का मेरा ऑनलाइन अकाउंट खोला, ऑनलाइन उस पर जाके मैंने इलेक्ट्रॉनिक चेक निकाला, उस इलेक्ट्रॉनिक चेक की बात हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक चेक को मैं डिजिटली साइन करता हूं और जैसे एक लीफ काम में आती है वैसे मेरे ये इलेक्ट्रॉनिक चेक काम आता है। मैं फिजिकल चेक नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, फिजिकली साइन नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिकली साइन होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। अब वापस आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, मैं कह रहा हूं चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर पेबल ऑन डिमांड, ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ द चेक। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो वहां एक्सप्लेन किया वही यहां पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक में। ठीक है, अब मैंने कहा यहां पे पार्टीज क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉर, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक ऑर्डरिंग पेमेंट, प्राइमरी लाइबिलिटी इज कंडीशनल ऑन प्रॉपर प्रेजेंटमेंट। ड्रॉर मतलब जो चेक, जो इस बंदे ने ड्रॉ किया चेक उसकी बात कर रहे हैं, जिसने चेक फाड़ के दिया। बैंक लायबल तब होता है जब आपने उसका प्रॉपर प्रेजेंटमेंट किया है, तभी बैंक लायबल होगा, अदरवाइज बैंक लायबल नहीं होगा। ड्रॉई कौन है? द बैंकर, जिस पे चेक बनाया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, जब भी ड्यूली प्रेजेंट होगा ये रिस्पॉन्सिबल है और उनको पेमेंट करना पड़ेगा। पेई, जिसको ये पेमेंट होना है। अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड ऑप्शनल होता है भैया, कल को मान लो प्राइमरी जिसको पेमेंट करना था वो फेल हो गया, तो दूसरी कौन पार्टी होगी जो पेमेंट करेगा, उसकी हम यहां बात करेंगे। इसका आगे थोड़ा और डिस्कशन होगा, बट क्योंकि लिखा हुआ था थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अ सेकेंडरी ड्रॉई नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो मेन ड्रॉई है उसके अलावा एक और ड्रॉई आपने लिखा है, कल को मान लो प्राइमरी ड्रॉई फेल हो जाए पेमेंट करने के लिए, तो जो दूसरी पार्टी पेमेंट करेगी उसको मैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कह देता हूं। अब आता है भैया कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें चेक के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बीओई के सारे जितने हमने पढ़ा था, ईडब्ल्यूएस, यूसी मनी, वो सब होता है।
बट ये ड्रॉन किस पे होता है, एक स्पेसिफाइड बैंकर पे होता है आरासन में। उसके बाद पेबल हमेशा किस पे होता है, डिमांड। इसमें कोई स्टैंप या एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस भी चाहिए, स्टैंपिंग वगैरह के रूल्स भी लगते हैं, यहां पे वो सब नहीं होता। तो मुझे बताओ ना, क्या हमने यहां तक पूरा का पूरा देख लिया? फटाफट एक बार फीचर्स वाला देख लो, 10 सेकेंड्स आपको बता रहा हूं, दिमाग में डाइजेस्ट कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सो गाइज, अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब हम कहां चलेंगे, इनलैंड एंड फॉरेन पे। चलिए, सो गाइज अब थोड़ा सा अपन लोग इनलैंड और फॉरेन देखते हैं। तो अब देखो, हमने क्लासिफिकेशन में क्या किया, ऑर्डर किया। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया। हमने ऑर्डर पढ़ने के बाद हमने पढ़ा भैया बेयरर होता है, फिर हमने देखा एक टाइम होता है, एक डिमांड होता है। अब अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई करूं, तो अब इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। तो सर कैसे पता पड़ेगा कि यार कौन सा इंस्ट्रूमेंट फॉरेन है? तो यार अपन ये मानेंगे जो इनलैंड नहीं है, आरस में जो इनलैंड नहीं है, इन शॉर्ट वो क्या बन जाएगा, फॉरेन। तो क्या हम ये चेक कर लें इनलैंड क्या होता है? अरे मैंने कहा जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट हमने यहां पे दो पार्ट में बांटे, या तो इनलैंड या फॉरेन। तो मैंने कहा इनलैंड अगर हम कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉरेन समझ में आ जाएगा। तो अब इनलैंड के लिए मैं आपको कंडीशन बताता हूं, एक C1 और एक C2। क्या बोला मैं आपको दो कंडीशन बताऊंगा एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक C1 और एक C2। C1 आप ये मानो कि इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए, मतलब आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया वो इंडिया में ही ड्रॉ हुआ वो होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। और फिर उसके बाद यहां पे प्लस लगा, प्लस मतलब यहां पे एंड लगा हुआ है, मतलब पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब वो इनलैंड की तरफ आगे बढ़ा। अब C2 में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, ईदर इट इज पेएबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन इंडियन रेसिडेंट। अब आप देख रहे हो बीच में वर्ड यहां पे क्या है, और मतलब C1 तो आपको ये संतुष्ट करना ही है, बट C2 में दो ऑप्शन है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गया तो इनलैंड बन जाएगा। मैं कह रहा हूं ड्रॉन ऑन इंडियन रेसिडेंट, ड्रॉन ऑन इंडियन रेसिडेंट। अब मैंने कहा यहां पे चेक करते हैं, अपन ये केसेस के थ्रू चेक करते हैं। पहले मेरे को आप फर्स्ट केस बताना। तनीषा ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन जयपुर। मुझे बताओ जयपुर का इंडिया में आता है, तो इसका मतलब क्या मैं कहूं C1 संतुष्ट हो गया? अरे मुझे बताओ ना, क्या C1 सेटिस्फाई हो गया क्या? मैं यहां पे लिख देता हूं केस नंबर 1 और चेक करते हुए चलते हैं कि केस नंबर 1 में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने कहा यहां पे केस नंबर 1 में आया। अब अगर मैं केस नंबर 1 तो क्या यार 11 से चालू है ना, 10 पहले कर लिए थे, 11, यहां पे केस 12 लिखता हूं मैं, केस 13 लिखता हूं और केस 14 लिखता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं C1 और C2, चेक करते हुए चलते हैं। मैंने कहा पहले, अगर मैं पहले वाले केस में फर्स्ट वाली कंडीशन आपसे पूछूं, क्या ये ड्रॉन इन इंडिया है? यस, देखो ना जयपुर इंडिया में आता है। अपॉन अ रेसिडेंट इन दुबई, तो क्या C2 में इंडियन रेसिडेंट पे ड्रॉ हुआ? नहीं, बट C2 में एक और है ऑप्शन, टू बी पेएबल इन जोधपुर, तो पेएबल कहां पे? इंडिया में। तो C2 में दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बना मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा बना? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बना? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब आते हैं केस नंबर 2। तनीषा ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन अजमेर। अजमेर इज अ प्लेस इन इंडिया, तो भैया ये क्या हो गया? ड्रॉन इन इंडिया। C1 क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गई। तो भैया C1 सेटिस्फाई हो गई, तो अब चेक करते हैं, ऑन हितिका रेसिडेंट ऑफ जयपुर एंड एक्सेप्टेड टू बी पेबल इन दुबई। भैया पेमेंट का हो रहा है दुबई, तो C2 में पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी, बट और है दूसरी कंडीशन कहता है रेजिडेंट ऑन इंडिया होनी चाहिए, तो दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये क्या हो गया? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन चलते हैं केस नंबर 13 पे। नैतिक ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन न्यूयॉर्क। बॉस C1 तो सेटिस्फाई होना चाहिए, C1 अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही है, क्योंकि C1 तो होनी चाहिए और C2 में से एक, ये दोनों होंगी तब जाके इनलैंड होगा, तो पहली हो ही नहीं रही है तो ये तो है ही नहीं भैया। केस नंबर 14,
अभिनव ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिल्ली, कि भैया ड्रॉन इन इंडिया हुआ, तो ये पहली तो सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करते हैं, ऑन संयम अ रेसिडेंट ऑफ नेपाल, मतलब ये क्या हो गया, नेपाल मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं है। एक्सेप्टेड टू बी पेबल इन भूटान, पेबल क्या है भैया भूटान में, तो भैया C2 भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये फिर क्या हो गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो मुझे बताओ ना, क्या अब आपके दिमाग में सेट हो गया क्या? ये देखो ना यार डिफरेंस, आप तो मेन ये जो डिफरेंस बिटवीन है इसमें से आप मेन कर लो अब, क्योंकि मैंने 4 केस बता के आगे वाली सारी सिचुएशन आपके दिमाग में सेट कर दी। मैंने कहा मेन ये है, अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन अपॉन अ रेजिडेंट इन इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा भैया, इनलैंड। हमने कहा C1 या C2 में दोनों में से एक, तो यहां पे और लग गया। इंस्ट्रूमेंट जो कि इनलैंड नहीं है वो क्या बन जाएगा, फॉरेन, मतलब जो इनमें से या तो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है या ड्रॉन इन इंडिया है बट रेसिडेंट पे भी ड्रॉन नहीं है, एंड वो या फिर क्या है बेटा, और दूसरा क्या है। अब एक और चीज ध्यान रखना, मैं जब यहां पे इनलैंड बोलता हूं तो यहां पे और आ गया, बट अगर कोई मुझे इससे बोलेगा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन निकालो तो मैं उल्टी निकालूंगा। मैं कहूंगा क्या है वो, या तो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है, क्लियर है, एंड क्या है, या तो पेबल आउटसाइड इंडिया है एंड ड्रॉन ऑन अ रेसिडेंट अपार्ट फ्रॉम इंडियन रेसिडेंट। एम आई मेकिंग सेंस? तो वो क्या बन जाएगा, फॉरेन। मैं आपको क्या कह रहा हूं, दिमाग में सेट रखो, जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है, तो इनलैंड होने के लिए क्या चाहिए, ड्रॉन इन इंडिया चाहिए और इंडियन रेसिडेंट या पेबल इन इंडिया होना चाहिए। तो ना तो वो इंडियन रेसिडेंट पे है ना वो पेबल इन इंडिया है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा गाइस ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहां सारा का सारा मतलब डिटेल में देख लिया। अब इसके बाद गाइस हम चलेंगे, अब हम थोड़ा सा लाइबिलिटी की बात करेंगे, और इसके लिए मैंने मॉड्यूल का एक एग्जाम्पल उठाया कि इन केस ऑफ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट लाइबिलिटी कैसे होती है। जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट कोई अगर डिसऑनर हो जाए या इंडियन इंस्ट्रूमेंट पे अगर सामने वाला पेमेंट ना करे तो उस पर कैसे लाइबिलिटी अराइज होती है, हम उस पर 18% का इंटरेस्ट लगाते हैं। कितने का इंडिया में लगाते हैं, 18। बट व्हाट इफ मान लो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, तो उस केस में लाइबिलिटी कैसे काम करती है, तो सेक्शन 134 ये कहता है लाइबिलिटी ऑफ अ मेकर और ड्रॉअर ऑफ अ फॉरेन बिल, मतलब एक फॉरेन बिल है, उस केस में किस तरह से लाइबिलिटी वगैरह वर्क करती है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो लिसन टू मी केयरफुली, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे आया मैं, यहां पे इस एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम आराम से इसमें बढ़ पाए। चलिए इसको और इधर कर देते हैं, चलिए एग्जांपल पे आ जाओ डायरेक्ट। ए ड्रॉज अ बिल इन बर्कली, इंटरेस्ट रेट 15%। मैंने कहा यहां पे ए ने बिल ड्रॉ किया, ए कौन है, तो यहां पे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया ए ड्रॉर है, ए ड्रॉ बिल इन बर्कले, ठीक है बर्कले, और यहां पे इंटरेस्ट रेट कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 15%। तो यहां पे आए और बर्कले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो वो हमने यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब यहां पे कहता है कि बी एक्सेप्ट द बिल पेबल इन वॉशिंगटन, इंटरेस्ट रेट 6%। अब बी कौन है भैया, वो ड्रॉर था, ये एक्सेप्टर है, ठीक है, और पेबल कहां पे है, पेबल इन वॉशिंगटन। मॉड्यूल का क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम्पल एक, उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि बाद में आप घर पे पढ़ो तो कोई टेंशन ना हो। और यहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलरेडी अपने को आइडिया है, वो 6% है, क्लियर है। चलिए अब यहां पे कह रहे हैं बी इज लेटर एंडोर्स इन इंडिया एंड डिसऑनर, ठीक है। अब ये बिल जो था ये आगे क्या हुआ, एंडोर्स हुआ, एंडोर्स्ड इन इंडिया, एंडोर्स्ड इन इंडिया, इंडिया में एंडोर्स हुआ और फिर डिसऑनर हो गया। अब भाई जिसके पास में डिसऑनर होगा, अब सवाल यही है कि अब केस होगा। अब केस किस पे कर रहे हो, मैंने कहा व्हाट इफ अगर हम मेकर पे केस कर रहे हैं, कोई फॉरेन बिल हो गया हमारे लिए, तो ये तो अगर हम मेकर पे केस कर रहे हैं, ठीक है, मेकर कौन था यहां पे ए, तो अगर मैं यहां पे ए पे केस कर रहा हूं तो उस केस में उस पे जो लाइबिलिटी आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वहां की आएगी जहां पे बिल बना था, दैट इज 15%। कितनी आएगी, 15%। बट अगर मैं एक्सेप्टर की बात करूं, अगर मैं एक्सेप्टर पे केस करने पे आया तो एक्सेप्टर पे जो लाइबिलिटी अराइज होगी, आ रहा सुन में, वो वहां पे होगी वेयर इट इज पेएबल, और पेएबल कहां पे है, वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6%।
मतलब लाइबिलिटी वहां आएगी जहां बिल इज ड्रॉन, मतलब मैं मेकर की बात करूं तो जहां बिल ड्रॉ होता है वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लाइबिलिटी बनेगी मेकर की। एक्सेप्टर की लाइबिलिटी बनेगी जहां पे पेएबल है वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दैट इज 6%। अब एग्जांपल में कंक्लूजन भी देख लो। इफ एक्शन इज टेकन अगेंस्ट बी द एक्सेप्टर फॉलो द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर इट इज पेएबल। तो जहां ये पेएबल था वहां का लॉ लगाओ, और वॉशिंगटन में लॉ क्या कहता है, 6% ब्याज देना पड़ेगा। इफ एक्शन इज टेकन अगेंस्ट ए द ड्रॉअर फॉलो लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द बिल इज ड्रॉन दैट इज बर्कले, और वहां के हिसाब से 15% का यहां पे क्या लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो मुझे बताओ ना गाइस, क्या आपके दिमाग में सेट है, क्या आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं। गाइस अगेन देखो ना, हमने पूरा का पूरा फॉरेन बिल का कॉन्सेप्ट, इनलैंड बिल का कॉन्सेप्ट, हमने चार केसेस सारे के सारी चीजें हमने कवर कर लिया। हमने पहले ये चेक किया कि यार इनलैंड क्या होता है, क्योंकि इनलैंड जो नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली फॉरेन हो गया। हमने C1 C2 पढ़े, हमने 11 12 13 और 14 केसेस किए, और फिर एंड में हमने देखा कि फॉरेन बिल के केस में अगर डिसऑनर हो जाए तो लाइबिलिटी कैसे बनती है, वो भी हमने चेक कर लिया। सो गाइज अब बढ़ते हैं हम आगे, और आगे अब हम कवर करेंगे जिसका नाम है इनकोटे इंस्ट्रूमेंट। इनकोटे को समझने के लिए आप ये समझो, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपने क्या कर दिया, साइन कर दिया, स्टैम्प की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल कर दी, उसके बाद में आपने इसकी डिलीवरी दे दी, मतलब आपने ये सब काम तो कर दिया, इनकम्प्लीट कट्टी ई रह गया। ठीक है, आपने ये सारे के सारे काम तो कर दिए, बट इसके अलावा कुछ ना कुछ पेंडिंग है। अमाउंट कुछ लिखना था वो पेंडिंग है, डेट डालनी थी मान लो वो पेंडिंग है, तो ये सारी की सारी चीजें पेंडिंग छोड़ दी। अब आप देखो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पे मैंने आपके लिए 3 वर्ड लिखे, आप ये समझो, होल्डर आ रहा समझ में, ओरिजिनल पार्टी, होल्डर, ओरिजिनल पार्टी या होल्डर अपन यहां पे मान लेंगे, या आप इसको क्लियर कर लो, मैं यहां पे होल्डर ही लिख देता हूं। एक नॉर्मली बंदा है जो हम कह रहे हैं होल्डर है, और एक बंदा है जिसको हम कह रहे हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स है। दोनों में फर्क क्या है, होल्डर ऑब्वियसली जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब एक ऐसा बंदा जिसने कंसिडरेशन देने के बाद वो इंस्ट्रूमेंट अक्वायर किया, और अगर कोई कंडीशन या कोई चीज थी तो उसको उसका कोई आइडिया नहीं, मतलब उसने गुड फेथ में वो इंस्ट्रूमेंट अक्वायर किया, मतलब उसको कंडीशन का भी कोई आइडिया नहीं है, गुड फेथ में अक्वायर किया, और फाइनली उसने जो अक्वायर किया वो बिफोर मैच्योरिटी डेट किया। क्या किया उसने, बिफोर मैच्योरिटी डेट किया। तो मैंने कहा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो सिर्फ होल्डर है। ठीक है, सो गाइस यहां पे मैं जब कहता हूं कि भैया एक होल्डर हो गया, उसके अलावा कोई नॉर्मल आदमी है, तो मतलब जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया भैया, होल्डर हो गया। अब मैं आपको यहां पे कह रहा हूं, मान लो यहां पे ये अक्षय कुमार है। अब अक्षय कुमार ने क्या किया, सलमान को मूवी के लिए हायर किया कि भैया तू मेरे लिए काम करेगा, एक मूवी बनाएगा। सलमान ने कहा बनाऊंगा और मैं तेरे से 20 लाख रुपीस पिक्चर के लूंगा। बोले ठीक है। अक्षय कुमार ने क्या किया, इसको एक चेक दे दिया, बट चेक में साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट अमाउंट नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा, अमाउंट। अब यहां पे, अब आप यहां पे समझिए, मैं चेक को हटा के यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज को इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूं, और क्योंकि चेक में वो स्टैंप वाली रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती ना। चलिए, तो अब मैं यहां पे आया, अब मैं केस नंबर 1 बनाया। मैंने कहा केस नंबर 1 में मैंने कहा यहां पे ये जो केस था, सलमान खान ने क्या किया, सलमान खान भैया ओरिजिनल पार्टी था, तो सलमान खान को तो पता था कितने की बात हुई है, बट फिर भी सलमान खान ने यहां पे 24 लाख रुपए लिख दिए। अब सवाल ये उठता है, क्या सलमान खान 24 लाख रुपए क्लेम कर सकता है? नहीं भैया, ओरिजिनल पार्टी जो अग्रीड अमाउंट है उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकती। मैं इनकोटे इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट की पूरी की सारी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ओरिजिनल पार्टी, होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, तीनों पार्टियों को समझ के। अब मैंने कहा केस नंबर 2, मैंने कहा यहां पे अब अगर मैं आपको यह कहूं कि व्हाट इफ ये जो था यहां पे ब्लैंक ही था, अब सलमान ने ये चेक गिफ्ट कर दिया, या ये इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर दिया, चेक छोड़ो इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट कर दिया कैटरीना कैफ को, और कैटरीना कैफ ने अमाउंट जो है वो 22 लाख भर दिया।
तो क्या ये कैटरीना कैफ 22 लाख क्लेम कर सकती है? नहीं, क्योंकि कैटरीना कैफ को गिफ्ट मिला। गिफ्ट मिला मतलब उसको कंसिडरेशन उसने नहीं दी। गुड फेथ में, अरे भाई उसको पता था ना कंसिडरेशन उसने दी नहीं, तो भैया होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है मतलब वो क्या हो गई? होल्डर। होल्डर उतना ही पैसा ले सकती है जितना अक्षय ने अग्री किया था साइनर ने, जो कि कितना था 20 लाख। तो भैया वो भी क्लेम नहीं कर सकती। अब मैंने कहा व्हाट इफ केस नंबर 3 हो जाए। अब आप देखो केस नंबर 3 में मैं आपको ये बता रहा हूं कि सलमान खान ने उसको गिफ्ट दिया। अब यहां पे 22 लाख का अमाउंट भर के इसने विकी कौशल को दे दिया और विकी कौशल से ज्वेलरी खरीदी। विक्की कौशल से ज्वेलरी खरीदी 22 लाख रुपए की और उसको 22 लाख भर के दे दिए। अब विक्की कौशल क्या है? होल्डर है नॉर्मल या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? कंसिडरेशन के साथ गुड फेथ में मैच्योरिटी डेट से पहले दिया तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स भैया जो भी अमाउंट उन्होंने एग्री किया होल्डर इन ड्यू कोर्स को, ये ओरिजिनल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। उसने 22 लाख की वैल्यू देके वो चेक लिया, अक्षय ने भरा नहीं, उसकी गलती थी भैया। ये अब आपस में जो केस वेस चलेगा चलने दो। विकी कौशल के पास तो राइट है, वो 22 लाख रुपए मांग सकता है, बट एक ही कंडीशन है। मान लो ये जब यहां पे बना ना, तो यहां पे जब ये बना मेरे प्यारे लाडलों, तो अक्षय कुमार ने इस इंस्ट्रूमेंट की स्टैंप लगवाई थी और वो 25 लाख रुपए की थी। अब कल को, वैसे यहां पे केस में था नहीं, कल को कैटरीना कैफ यहां पे 27 लाख लिख के विकी कौशल से 27 लाख का सामान खरीद ले, तो भैया अब अक्षय कुमार 27 लाख रुपीस के लिए लायबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे लायबल 27 लाख रुपीस के लिए? क्योंकि यहाँ पे स्टैम्प कितने का लगा है? 25 लाख। 25 लाख से ज्यादा आप नहीं मांग सकते। तो मुझे बताओ ना, अगर मैं आपसे पूछूं ये इनकोटे जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या आपके दिमाग में सेट है कि इनकोटे इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो? अगर ये क्लियर है तो अब हम मॉड्यूल से रीड कर सकते हैं कि भैया कोई भी कौन सा एन इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे होली या पार्शियली जो फील्ड होता है, होली ब्लैंक हो या पार्शियली फील्ड हो, उसको हम इनकोटे कहते हैं। साइंड और डिलीवर हो गया। साइंड और डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। स्टैंपिंग होती है रिक्वायरमेंट, तो स्टैंपिंग होना भी जरूरी है। होल्डर जो है वो जो भी लिमिट है उसके बेसिस पे उसको कंप्लीट कर लेगा, स्टैम्प वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। होल्डर जो भी अमाउंट साइनर ने इंटेंड किया था उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो भी अमाउंट उसमें फिल्ड है वो पूरा रिकवर कर सकता है, बट यस विद इन द स्टैंप लिमिट, स्टैंप की लिमिट के अनुसार। मतलब ओरिजिनल पार्टी ने 20 लाख किया था, फिर भी वो 24 लाख कर सकता है, 22 लाख कर सकता है, अगर वहां पे वो वैल्यू फिल्ड है तो आरस में। बट 25 लाख के ऊपर जो स्टैंप उस पर लगा रखी थी उससे ऊपर का अमाउंट नहीं रिकवर कर सकता। क्लैरिटी है? अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, डिलीवरी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने डिलीवरी नहीं दी तो इसका मतलब भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता ही कब है? जब आप डिलीवर करते हो। डिलीवरी ही नहीं हुई तो किस चीज का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो ये ध्यान रखना, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंप्लीट आपने कर लिया, बट अगर सामने वाले ने डिलीवरी नहीं दी, वो मैं एग्जांपल कराऊंगा। मान लो मैंने कोई एक इंस्ट्रूमेंट खाली छोड़ के अपने ड्रॉअर में रख दिया, किसी बंदे को मिला, उसने कंप्लीट करके अब वो कहे कि मैं तो इसमें सामने वाली पार्टी को लायबल कराऊंगा, तो या मैंने कहा कि मेरे यहां से उसने चुराया, उसने चुरा के किसी से सामान खरीदा, सामान खरीद के मेरा वो इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो अब सामने वाला पार्टी क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो क्या मैं लायबल हो जाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी डिलीवरी नहीं करी, तो मैं उसके लिए कभी लायबल ही नहीं रहूंगा। अभी एक एग्जांपल भी कराऊंगा, कंफ्यूज मत होना। सेक्शन 20 ऑफ द एनआई एक्ट, signing and delivering a stamped blank or incomplete negotiable instrument gives prime facie authority to the holder to complete it। मतलब आपने साइन करके डिलीवरी कर दी। साइनर इज लाइबल इन द कैपेसिटी इन विच ही साइन, मतलब साइनर ने जिस कैपेसिटी में साइन किया, साइनर उसके लिए क्या है बेटा? लाइबल है। आरएसन में ओनली अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन क्लेम बियॉन्ड द इंटेंडेड अमाउंट। उसके अलावा कोई भी अदर पार्टी है वो होल्डर, वो जो एग्रीड अमाउंट है उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। अभी एक एग्जांपल देखो। A person signed a blank acceptance on a bill of exchange and kept it in his drawer। मतलब blank acceptance साइन करके अपने ड्रॉअर में रख दिया। बिल was stolen by X। उसने फिर बिल पे 20,000 रुपए लिखा और एक इनोसेंट पार्टी को दे दिया। तो अब सवाल ये उठता है, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहां पे ये हो रहा है कि भाई यहां पे एक बंदा था, यहां पे एक पर्सन था, उस पर्सन ने क्या किया? एक कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया,
और वो एक इंस्ट्रूमेंट साइन करके अपनी ड्रॉअर में रख दिया, इंस्ट्रूमेंट अपनी ड्रॉअर में रख दिया साइन करके। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था जो साइन करके उनने अपनी ड्रॉअर में लिखा, इसको चोरी कर लिया। और इसको चोरी किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? एक्स ने किया। तो जब इसने एक्स ने चोरी कर लिया तो उसने चोरी करके 20,000 रुपए उस पर लिख दिए, और 20,000 रुपए का उसने कोई सामान खरीद लिया एक इनोसेंट पर्सन से, और उसको ये 20,000 रुपए का अब इंस्ट्रूमेंट दे दिया। ये तो अब ये 20,000 रुपए का इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब ये इनोसेंट पर्सन है, मतलब ये बन गया अब होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या बन गया? ये होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो सवाल ये उठता है, क्या ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या अब उस ओरिजिनल पर्सन को लायबल ठहरा सकता है? अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, साइनर नॉट लायबल टू द होल्डर। मतलब आप देखो साइनर लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया लायबल होने के लिए डिलीवरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस पर्सन ने कभी डिलीवरी नहीं किया, एक्स ने तो चोरी किया था। तो इवन इफ इनोसेंट पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है, एक्स उसमें लायबल नहीं है। देखो, नो डिलीवरी, लाइबिलिटी अराइजेस ओनली इफ द साइनर delivers the instrument to another person intending it to be used as a negotiable instrument। तो भैया यहां पे तो डिलीवरी हुई ही नहीं, डिलीवरी हुई नहीं तो सामने वाली पार्टी क्या है बेटा? लायबल भी नहीं है। तो मुझे बताओ ना, क्या यहां तक की कहानी हमारे दिमाग में सेट है? अगर ये सेट है तो एक और इंस्ट्रूमेंट है जो हमें करना है बेटा, जिसका नाम है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है मेरे प्यारे लाडलो? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको लेके एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, वो प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। तो जब ऐसी कोई एम्बिग्यूटी हो तो जो आपको मानना है आप मान सकते हो, आरासन में, चाहे प्रोमिसरी नोट चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज। बट एक बार आपने जो कह दिया मैं उसको ट्रीट ऐसे करूंगा तो फिर वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। देखो ना, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज वेग एंड कैन बी इंटरप्रेटेड एज ईदर एज अ प्रोमिसरी नोट और एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो मैं कहूंगा उसको एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। If an instrument can be construed as either promissory note or bill of exchange, the holder may choose to treat it as one of them। जो उसको ट्रीट करना है कर ले। Once the holder exercises this choice, the instrument must thereafter be treated accordingly। एक बार उसने एक्सरसाइज कर लिया होल्डर ने, फिर वो वैसे ही ट्रीट होगा, बाद में आप चेंज नहीं करोगे। The holder cannot later change the classification। सर कोई एक एग्जांपल दो ना, कैसे पता पड़ेगा कि ऐसा कोई होता है क्या चीज? मैंने कहा देखो ना, सुनो ना, अब पहले मेरा यहां पे एक एग्जांपल देख लो। मैंने कहा यहां पे क्या है? ए है। ए ने बी को क्या किया? अपना एजेंट बनाया, आ रहा सुनने? और यहां पे एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम हमने सी रख दिया। ये प्रिंसिपल है, आ रहा सुनने? अब मुझे बताओ, हमने एजेंसी पढ़ा, तो एजेंसी का रूल क्या कहता है? एजेंसी का रूल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? एजेंसी का रूल कहता है अगर मान लो ये एजेंट है, अगर ये कोई भी काम कर रहा है तो इन शॉर्ट कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है। क्लैरिटी है? अब मान लो एक इंस्ट्रूमेंट बना, आई ऑर्डर टू पे, आई ऑर्डर मिस्टर ए टू पे मिस्टर सी ₹20,000, और यहां पे डॉट डॉट लगा दिया, और नीचे हमने साइन किसके कर दिए? ये लो, मिस्टर बी ने अपने साइन कर दिए। अब सवाल ही उठता है, अगर आप एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब एजेंसी के रूल के हिसाब से जाओ तो भैया ये जो मिस्टर बी है इसने साइन किया, मतलब प्रिंसिपल ने किया, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो यार ए ही अगर कह रहा है ए को कि भैया तुझे ये काम करना है, तो क्या इसको मैं बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकता हूं? या क्योंकि वो खुद ही खुद को कह रहा है, मतलब प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिसरी नोट भी मान सकता हूं? क्लियर है? अरे मॉड्यूल में इसका एग्जांपल नहीं दे रखा तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक एग्जांपल बना के दिया कि एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट जो है वो एग्जिस्ट भी करता है कि या ये सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। तो मैंने आपको बता दिया कि यस यार ये एग्जिस्ट करता है। तो मुझे बताओ पहले आराम से, क्या इन कोटे विद एग्जांपल, क्या एम्बिगुअस विद एग्जांपल आपके दिमाग में सेट हो गया? एक बार आप एम्बिगुअस को देख लो, फिर अपन रैप अप करते हैं। सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे नेगोशिएशन की। तो नेगोशिएशन में अब सबसे पहले आप एक चीज समझो, अब जब हम नेगोशिएशन पढ़ रहे हैं, मुझे बताओ ना यार, नेगोशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। हम जब नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं भाई, अपना पूरा एग्रीमेंट, अपना पूरा ये एक्ट जो है ये डिपेंडेंट ही, हम कह ही रहे हैं कि भैया ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो हम कह रहे हैं नेगोशिएशन कैसे होगा? तो मैंने कहा नेगोशिएशन दो रीजन से, या तो डिलीवरी से होगा सिर्फ, या फिर डिलीवरी और एंडोर्समेंट से होगा। क्या बोला मैंने?
क्या होगा? नंबर 1 या तो डिलीवरी से या डिलीवरी प्लस इंडोर्समेंट। आ रहा सुनने? उससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नेगोशिएशन होगा। ये क्लियर है? आपको ऑलरेडी पता है कि भैया अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो ये डिलीवरी से काम हो जाएगा, अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें डिलीवरी भी चाहिए और आपको इंडोर्समेंट भी चाहिए। ये भी क्लियर है? अब मैंने कहा यार क्योंकि अभी तक हमने डिलीवरी डिलीवरी बार बार सुना, तो आप ये समझो डिलीवरी के भी आपको समझ में आना चाहिए। डिलीवरी 2 टाइप की होती है। यहां पे डिलीवरी 2 टाइप की है। पहली डिलीवरी जिसको मैं कहता हूं एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है जिसको मैं कहता हूं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये दोनों आपको समझ में आनी चाहिए कि डिलीवरी जरूरी नहीं है कि एक्चुअल हो। एक्चुअल का मतलब क्या होता है भाई? मान लो ए ने एक चेक बनाया और ए ने ये चेक बना के किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो जब एक्चुअली बी को उसने ये चेक दे दिया तो मैं कहूंगा एक्चुअल डिलीवरी हो गई। कंस्ट्रक्टिव, अरे भैया ए था, ए का एक एजेंट था, लेट्स से मैंने कहा सी, तो ये कौन था? सी का एजेंट था। एंड लकीली मैं आपको बताऊं ये जो सी था ये बी का भी एजेंट था, दोनों की एजेंसी इसके पास ही थी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए ने कोई चेक दिया और सी को बोला कि भाई ये चेक बी को देना है, तो सी अब कौन है? बी का भी एजेंट है। तो भले ही बी को एक्चुअली अभी ये पहुंचा नहीं हो, बट ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यहां पे क्या हो चुकी है मेरे प्यारे लाडलो? कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे बताओ अगेन, नेगोशिएशन डिलीवरी जरूरी है। डिलीवरी कैसे होगी? अगर बियरर है तो सिर्फ डिलीवरी से नेगोशिएशन हो जाएगा, बट अगर बियरर नहीं है, ऑर्डर है, तो डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट। डिलीवरी कैसे होगी? या तो एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। यहां तक दिमाग में सेट है? अब मैं कह रहा हूं यही बात बुक में बार बार लिखी हुई होगी, तो इसको अपन पढ़ के रैप अप करते हैं यार। मैंने कहा सबसे पहले भैया मीनिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अदर पर्सन टू अनदर पर्सन सो एज टू मेक देम द होल्डर, उसको हम कहते हैं भैया नेगोशिएशन हो रहा है। ओनरशिप राइट इन द इंस्ट्रूमेंट पासेस टू द ट्रांसफरी। जैसे नेगोशिएशन होता है ओनरशिप राइट ट्रांसफरी को, मतलब जिसको वो आपने इंस्ट्रूमेंट दिया उसको मिल जाती है। अब मोड ऑफ नेगोशिएशन ऑलरेडी देखना, अब ये चीज कितनी बार आएगी। इफ पेबल टू बियरर, भैया बियरर को पेबल है तो नेगोशिएशन सिर्फ डिलीवरी से हो जाएगा। इफ पेबल टू ऑर्डर, भैया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी आपको चाहिए रहेगी। अब एग्जांपल देखो, हमने कहा एक्स ड्रू ए चेक विच इज पेबल टू बाय। एक्स ने चेक ड्रॉ किया जो कि पेबल है किसको? वाई को। वाई एंडोर्स किसको कर दिया? जेड को, बट केप्ट इट इन हिज ड्रॉर। एक्स ने वाई को दिया, वाई ने वो एंडोर्स करके जेड को अपनी ड्रॉर में रख लिया, मतलब जेड को अभी तक दिया ही नहीं। तो भैया डिलीवरी हुई नहीं, तो नेगोशिएशन हुआ ही नहीं, तो सामने वाला ओनर बना ही नहीं। तो यही तो लिखा, वाई अगर मर जाता है, जेड को वो चेक उसकी ड्रॉर में मिलता है, तो क्या आप कहोगे नेगोशिएशन कंप्लीट है? नहीं हुआ ना, डिलीवरी तो हुई नहीं, ना एक्चुअल ना कंस्ट्रक्टिव, तो रिजल्ट नेगोशिएशन इनकम्प्लीट है। नो डिलीवरी टू जेड, सो ही इज नॉट द होल्डर। अगर होल्डर ही नहीं है तो भैया ओनरशिप राइट कैसे ट्रांसफर होगी? अब नेगोशिएशन भाई डिलीवरी ऑलरेडी पता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा तो डिलीवरी से ही हो जाएगा। यही वापस यहाँ पे लिखा हुआ है। आ रहा समझ में? अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है समझना। इफ डिलीवर्ड ऑन कंडीशन, अगर भैया आपको कोई कंडीशन के साथ डिलीवरी दी है तो सिर्फ डिलीवरी से भी नेगोशिएशन नहीं होगा। आगे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। आ रहा सुनने? अब इसके बाद में अब एक एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ए द होल्डर ऑफ ए, और ये मॉड्यूल के एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, एज इट इज बता रहा हूं। ए द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बेयरर। अब मैं मॉड्यूल के क्यों कराते हुए जा रहा हूं? क्योंकि जब आप मॉड्यूल गो थ्रू करोगे ना, तो आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा कि यार हमने कुछ क्लास में और पढ़ा और यहाँ पे कुछ और है, तो एग्जांपल यही क्लास में मैं कवर करा दूंगा। तो मॉड्यूल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, केक वॉक हो जाएगा कि फटाफट फटाफट हो रहा है अपना सारा काम। ए द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बेयरर डिलीवर्स इट टू बीज एजेंट टू कीप फॉर बी। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड। अब मैंने कहा भले ही बी को नहीं डिलीवर हुआ, बट बी को एजेंट को डिलीवर हो गया, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है। भाई बेयरर इंस्ट्रूमेंट था, सिर्फ डिलीवरी से काम हो जाएगा। दूसरा, ए द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज अगेन पेबल टू द बेयरर विच इज इन द हैंड ऑफ ए इज बैंकर, और वो ए के बैंकर के हाथ में था। हु इज एट द टाइम द बैंकर ऑफ बी, तो ए का जो बैंकर है वही बी का भी बैंकर है। डायरेक्ट्स द बैंकर टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट टू बी इज क्रेडिट in the banker's account with B. The banker does so and accordingly now the possesses the instrument as B's agent. अरे भैया वो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना अपने वाले केस में A और B C लेके, सेम यहाँ पे हम कह रहे हैं भैया एक बैंकर है,
जो ए का भी बैंकर है और बी का भी बैंकर है। ए ने कहा ये जो इंस्ट्रूमेंट है अब तू किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है भैया, बी के बिहाफ पे। तो जैसे ही ऐसा हुआ अब वो बैंक किसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, बी के बिहाफ पे। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यहां पे कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ डिलीवरी से ही नेगोशिएशन हो जाएगा। तो यहां पे नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब ये बोल रहा है नेगोशिएबल नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। हमने कहा ठीक है। ये कह रहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58 अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। यार यही लाइन हम ऑलरेडी 6 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार लिखी हुई है। अब मैंने कहा मैं जो अभी आपको कवर करा रहा हूं वो इन एग्जाम्पल के लिए करा रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल अब स्टार्ट होगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक तो अपन ने एक बेस बनाया था। मैंने कहा सेक्शन 46 डिलीवरी मस्ट बी वॉलेंट्री विद द इंटेंशन टू ट्रांसफर द ओनरशिप। भाई ये जो डिलीवरी आप दे रहे हो ना ये वॉलेंट्री होनी चाहिए और आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप सामने वाले को भैया वो ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप देना चाह रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा। रवि राइट्स अ चेक पेबल टू बियरर एंड हैंड्स इट ओवर टू हिज फ्रेंड मोहित एज रिपेमेंट ऑफ लोन। तो भैया सही है, डिलीवरी करी उसने, वॉलेंट्री करी और इंटेंट किया कि सामने वाले को उसकी ओनरशिप हो जाए, मतलब यहां पे नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखना ये कंडीशनल और स्पेशल पर्पस डिलीवरी की बात हो रही है, तो यहां पे एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं है, ध्यान से सुनना। प्रिया एंडोर्सेस अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अरुण ओनली फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग इट टू द बैंक मैनेजर फॉर वेरिफिकेशन, नॉट फॉर पेमेंट। मतलब उसने एक कोई बिल एंडोर्स किया अरुण को कि भाई तू बैंक को जाके ये दिखा देना या जो भी था, बट उसका इंटेंट ये नहीं था कि वो पेमेंट ले ले। अब यहां पे देखो क्या इफेक्ट, अरुण कैन नॉट क्लेम द पेमेंट अनलेस ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब भैया यहां पे अरुण होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि अरुण को तो पता है ना, याद है मैं अभी आपको पढ़ा के लाया हूं भैया क्या है यहां पे एक होल्डर होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। तो अरुण यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है मतलब कंसिडरेशन नहीं है भैया, यहाँ गुड फेथ नहीं है, यहाँ पे बिफोर मैच्योरिटी मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो अब उसके पास राइट नहीं आएगा ऐसा कुछ भी। तो वही क्लेम कर सकता है जो उन्होंने एग्री किया था, और एग्री क्या किया था, बस बैंक को जाके दिखाना है। देख लो, अरुण कैन नॉट क्लेम द पेमेंट अनलेस ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, द डिलीवरी वॉज फॉर अ स्पेशल पर्पस एंड नॉट टू ट्रांसफर द ओनरशिप। वॉलेंट्री होनी चाहिए और विद द इंटेंट होनी चाहिए कि ओनरशिप ट्रांसफर हो, जिसमें इसमें वॉलेंट्री इंटेंट नहीं था कि ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो, सिर्फ दिखाने के लिए दिया था। तो यहां पे ट्रांसफर नहीं हो, नेगोशिएशन नहीं होगा। अब यहां पे देखो, डिलीवरी मस्ट हैपन इवन आफ्टर एंडोर्समेंट। हमने कहा कि आपने एंडोर्स कर दिया बट आपने डिलीवरी नहीं करी, तो भैया ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। एग्जांपल देख लो, किरण एंडोर्सेस अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ रितु बट कीप्स इट इन हिज डेस्क बिफोर ही कैन हैंड इट ओवर, किरण डाइस। और किरण क्या हो गया, किरण की डेथ हो गई। तो इस केस में रितु डज नॉट बिकम द होल्डर बिकॉज डिलीवरी नेवर टुक प्लेस। तो यहां पे डिलीवरी हुई नहीं तो वो एंडोर्समेंट वैलिड ही नहीं है। मुझे बताओ ना दिमाग में गया क्या। अब देखो हेडिंग, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट नेगोशिएट विदाउट डिलीवरी। अरे यार अगर मान लो कोई बंदा था, मतलब यहां पे एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, यार अजय एंडोर्सेस अ चेक टू नेहा बट डाइज बिफोर गिविंग इट टू हर। अजय ने एक चेक एंडोर्स किया बट उसको देने से पहले उसकी डेथ हो गई। हिज सन फाइंड द चेक और वो फिर नेहा को दे देता है। तो क्या सही है? नहीं, क्योंकि उसने जीते जी वो एंडोर्स किया ही, मतलब उसको दिया ही नहीं, डिलीवरी दी नहीं। तो इनवैलिड नेगोशिएशन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द एजेंट ऑफ द डिसीज्ड फॉर डिलीवरी पर्पसेस। डिलीवरी वो खुद करके जाता तो वैलिड होता, वो डिलीवरी करके ही नहीं गया, इसलिए ये वैलिड ही नहीं है। मुझे बताओ दिमाग में गया क्या। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं कहूं होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं पता कोई चीज, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास राइट आ जाती है कि वो क्लेम कर लेता है, बट डिलीवरी उसके लिए भी जरूरी है। ध्यान से देखना, राहुल गिव्स अ चेक टू सुनील सेइंग डिपॉजिट दिस ओनली। राहुल ने ये चेक किसको दिया? सुनील को, और बोला ये चेक तभी डिपॉजिट करना अगर मैं तुम्हें एक हफ्ते में कैश ना दूं। अब सुनील ने अगर एक हफ्ते के अंदर ये चेक डिपॉजिट कर दिया तो सुनील ये पेमेंट क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ही कैन नॉट एनफोर्स द पेमेंट अगेंस्ट राहुल। क्यों? कंडीशनल डिलीवरी थी कि मैं फेल हूं तो तुम्हें ये मिलेगा, बट वो फेल हुआ ही नहीं, उसने कैश दे दिया, तो अब आप इसको जमा नहीं करा सकते। बट व्हाट इफ सुनील ट्रांसफर इट टू राज, और सुनील ने किसको दे दिया? राज को। तो भैया राज क्या बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो तो जमा करा सकता है क्योंकि कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होगी, उसने तो गुड फेथ में अक्वायर किया था ना विद कंसिडरेशन। अरे यस के नो? बताओ ना यार गाइस, दिमाग में जा रहा है क्या?
तो मैंने क्या कहा गाइस, ये अलग अलग केसेस जिस पे जेन्युइन केस लॉज आते हैं मैंने अलग हेडर्स बना के दे दिए। आप मॉड्यूल में मेरी गारंटी आप रीड करना, इतना मिक्स मिलेगा कि ये जो कंटेंट है ये शायद 3 लाइन में उन्होंने खत्म कर दिया, बट अगर केस लॉ इसके बेस आ जाएगा तो भैया, और एग्जाम में आने ही वैसे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आ जाएगा बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 99% बच्चे जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें अलग से फोकस डाल के करना जरूरी है। तो एक बार फटाफट इसको गो थ्रू करो यार, फिर हम चेक डिसऑनर वाला केस स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं यार डिसऑनर ऑफ चेक। अब डिसऑनर ऑफ चेक हुआ मतलब यार बड़ी बात हो गई। आप समझो ना, जिन चेक पे भरोसा करके अपन बड़े बड़े सौदे कर लेते हैं, कल को वो चेक डिसऑनर हो जाए और बहुत ही आम सी बात हो तो कोई चेक पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो डिसऑनर ऑफ चेक टेक्निकली बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि डिसऑनर ऑफ चेक जो ये हो रहा है, इसको ये जो सेक्शन है जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, सर ये जो सेक्शन है इतनी बड़ी बात क्या है, मैंने कहा पहले पनिशमेंट बता देता हूं तो आपको समझ में आएगा। इसमें पनिशमेंट हो सकता है 2x ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। जो चेक आपने दिया जो डिसऑनर हुआ, 2x तक का अमाउंट आपसे वसूला जा सकता है। 2 इयर्स का आपको जेल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट, या फिर बोथ, दोनों भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हो ना, कानून कह रहा है भैया ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो तुम सोच रहे हो ना छोटी मोटी बात है, ये हमारे लिए छोटी मोटी बात नहीं है। तो सवाल ये उठता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कब आप, मतलब ये सेक्शन को कब इन्वोक किया जा सकता है। तो मैंने कहा नंबर 1 आप ये समझो कब इन्वोक किया जा सकता है कब नहीं, वो दोनों बता देते हैं। आपको सामने वाले ने चेक दिया था क्योंकि आप उसके लिए लाइबिलिटी थे, तो उसने अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपको चेक दिया। नंबर 2 कब नहीं कर सकते, मान लो वो चेक कोई गिफ्ट के तौर पे आपको दिया, कोई डोनेशन के तौर पे आपको दिया, कोई सिक्योरिटी के तौर पे आपको दिया, या फिर लेट्स से मतलब कोई गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, कोई सिक्योरिटी दिया, या कोई इलीगल पर्पस के लिए दिया। मॉड्यूल में लाइंस लिखी हुई हैं डायरेक्टली। तो भैया उस केस में ये वाला सेक्शन इन्वोक नहीं होगा, ये तभी होगा जब लाइबिलिटी के लिए दिया। बट अब बेस्ट पार्ट पता है क्या, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, मतलब कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करता है, मतलब ये प्रिजम्पशन है कि भैया आपने चेक दिया और डिसऑनर हुआ तो आपने अपनी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए दिया। बट आप कहते हो नहीं यार ये तो गिफ्ट था, डोनेशन था, या कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, तो आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करेगा कि इसी कारण के लिए दिया होगा। ठीक है, तो मैंने कहा भैया इन्वोक कब किया जा सकता है, ये समझ में आ गया। अब मैंने कहा जो ये रीजन है, मतलब ये डिसऑनर हुआ चेक, उसके रीजन क्या होना चाहिए। नंबर 1 या तो इनसफिशिएंट फंड होना चाहिए, इनसफिशिएंट फंड्स, या फिर आपका स्टॉप पेमेंट टाइप आपने करवा रखा हो। स्टॉप पेमेंट मतलब आपने लिमिट लगा रखी हो कि यार देखो 10,000 के ऊपर अगर कोई चेक आए तो तुम पेमेंट मत करना, मतलब लिमिट आपने सेट कर रखी हो और ये चेक आपने लिमिट से ज्यादा दे दिया हो। मतलब आपने कहा 20,000 से ऊपर बैंक तू मेरा चेक पास मत करना, सामने वाले को तुमने 50,000 का चेक दे दिया, तो मतलब तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं था ना मेरे प्यारे लाडलो। तो मैंने कहा रीजन फॉर डिसऑनर इन दोनों में से एक होना चाहिए। अब मैंने कहा आ जाते हैं प्रोसेस पे कि भैया ये चेक, ये जो पनिशमेंट सामने वाले को दिलवाना है तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। भाई मान लो आपको सामने वाले ने चेक दिया, आपको पता ही होता है चेक में यहां पे एक डेट होती है। क्या होती है मेरे प्यारे लाडलो, डेट। ठीक है, अब सबसे पहले आप प्रेजेंटमेंट करोगे, प्रेजेंटमेंट, और आपको पता होना चाहिए जो भी आप ये प्रेजेंटमेंट कर रहे हो इस डेट के 3 मंथ्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। चेक के जो डेट लिखी हुई है 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसको प्रेजेंट करना होता है। क्लियर है, तो प्रेजेंटमेंट विद इन 3 मंथ्स होना चाहिए। अब आपने प्रेजेंटमेंट किया, प्रेजेंटमेंट किया तो अब स्टेज 2 पे आए। बैंक से आपको इंफॉर्मेशन मिली, बैंक से इंफॉर्मेशन मिली, बैंक ने आपको जानकारी दी किस चीज के रिगार्डिंग, डिसऑनर के रिगार्डिंग। आपको बताया कि भैया आपका चेक जो है जो आपने जमा कराया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर जैसे हुआ
जैसे ही आपको इसकी जानकारी मिली, अब आप सामने वाले को 30 डेज के अंदर अब आप उसको एक नोटिस दोगे। क्या दोगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो एक बार, क्या दोगे मेरे प्यारे बच्चों? सो गाइस, 30 दिन के अंदर अंदर जैसे ही मुझे बैंक से ये इंटीमेशन मिला, इंफॉर्मेशन मिला, मेमो मिली, 30 दिन के अंदर मैं नोटिस दूंगा। अब जैसे ही उसको नोटिस मिलेगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, भाई सामने वाली पार्टी को नोटिस मिलेगा ना, तो जैसे ही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस मतलब सामने वाले को नोटिस मिला, जैसे ही नोटिस मिला मेरे प्यारे बच्चों, उसको 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना है। विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है। अगर उसने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, इफ नॉट, अगर मान लो नहीं किया, तो यू कैन फाइल द कंप्लेन और फिर उसके ऊपर ये पनिशमेंट लागू हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मुझे बताओ ना, क्या क्लियर है? डिसऑनर ऑफ चेक में इन्वोक कब होगा, किस रीजन से डिसऑनर होना चाहिए, प्रोसेस क्या फॉलो करना है, उसके बाद कंप्लेन होगी, और पनिशमेंट क्या है, 2x ऑफ द चेक अमाउंट, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट या दोनों, ये हो सकता है मेरे प्यारे लाडलो। मुझे बताओ क्लियर है क्या? तो अगर ये क्लियर है तो फटाफट अपन क्लियर गो थ्रू करते हैं मॉड्यूल से। देखो भैया, चेक ड्रॉन ऑन देयर अकाउंट विद द बैंकर फॉर पेमेंट टू अनदर पर्सन in discharge of a legally enforceable debt, liability, not give donation, security, moral और legal illegal obligation। आप समझ रहे हो ना? बट assumption क्या माना जाएगा? उसने liability के लिए ही किया है। Return unpaid because, किस रीजन से रिटर्न अनपेड हुआ? फंड्स इन अकाउंट आर इनसफिशिएंट, अमाउंट एक्सीड द एग्रीड अरेंजमेंट विद द बैंक। एग्रीड अरेंजमेंट विद बैंक मतलब 20,000 की लिमिट सेट कर रखी है, चेक दे दिया 50,000 का। पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन अप टू द ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट, या फिर दोनों के दोनों। अब ये ध्यान रखना, 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना है, जो भी नोटिस वगैरह है वो पूरी की पूरी देनी है। अब अगर 15 दिन के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है, वो वाली सारी सिचुएशन यहाँ पे लिख रखी है। मुझे बताओ ना, दिमाग में सेट है क्या? पोस्ट डेटेड चेक आ रहा समझ में? पोस्ट डेटेड चेक, जो डेट उस चेक पे लिखी हुई है, उस डेट से वो 3 महीने काउंट होंगे, ना कि जिस दिन आपने चेक दिया। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, डू नॉट अवॉइड द लाइबिलिटी, आपने स्टॉप पेमेंट करा दिया मतलब सेम लाइबिलिटी ऑलरेडी हमने सेट कर लिया। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर, प्रिजम्पशन, हमेशा प्रिजम्पशन ये लिया जाता है कि लाइबिलिटी थी इसलिए उसको चेक दिया। इट इज प्रिज्यूम दैट द चेक वाज रिसीव्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ डेट और लाइबिलिटी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सेक्शन 140 क्या कहता है? डिफेंस नॉट अलाउड। अब कल को मान लो कोर्ट में जाके वो कहे नहीं यार मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नहीं भैया, भैया तेरे को हमने चेक बाउंस होने के बाद भी इतना नोटिस दिया, नोटिस 30 दिन के अंदर मिला, 15 दिन का तेरे को समय दिया, इसके बाद अब कोर्ट में आके तू कोई डिफेंस नहीं दे सकता, ये सेक्शन 140 कहता है। मुझे बताओ ना, दिमाग में सेट है क्या? एक बार प्लीज ये देख लो ना, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए गाइस, तो अब बढ़ते हैं आगे, और अब ना अपन मॉड्यूल को थोड़ा सा रेफरेंस बनाएंगे, मॉड्यूल को थोड़ा रेफरेंस बनाएंगे। चलिए, सो गाइस मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि अब मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंटमेंट की, ठीक है? और फिर मॉड्यूल को रीड मार के खत्म करेंगे इसको ना। लास्ट छोटा सा पार्ट बचा है, प्रेजेंटमेंट की बात कर रहे हैं। पहले सेक्शन 61 62 इसमें रैप अप करेंगे। आ रहा समझे? अब आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंटमेंट 2 चीजों की होती है। सबसे पहले प्रेजेंटमेंट होता है एक्सेप्टेंस के लिए, और फिर प्रेजेंटमेंट होता है पेमेंट के लिए। चीज समझना आप मैं क्या कह रहा हूं। बट अब सवाल ये उठता है, मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 ही तो इंस्ट्रूमेंट है। मैं कह रहा हूं भैया बीओई है, मैं कह रहा हूं मेरे पास प्रॉमिसरी नोट है, मैं कह रहा हूं मेरे पास चेक है। बट अब प्रॉब्लम क्या है? चेक और प्रॉमिसरी नोट, इसमें तो एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट किसके लिए है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे ही आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, आपके पास एक्सेप्टेंस के लिए, मतलब सामने वाली पार्टी के पास एक्सेप्टेंस के लिए 48 बिजनेस आवर्स होते हैं। 48 बिजनेस आवर्स होते हैं जिसके अंदर वो एक्सेप्ट कर सकता है। अब मान लो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करे। अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो भैया डिसऑनर हो गया बिल यहीं। अरे यार, डिसऑनर सिर्फ पेमेंट के लिए नहीं होगा, डिसऑनर एक्सेप्टेंस के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में तो एक्सेप्टेंस चाहिए, इन दोनों में तो नहीं चाहिए। तो अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो नो पार्टी इज लायबल, क्योंकि बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बट अगर मान लो एक्सेप्ट हो गया, तो फिर बाद में
उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? तो मैंने कहा पहले मॉड्यूल से ये जो अभी पढ़ा वो कवर कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। अब आप देखो, मैं आपको रीड करा रहा हूं, आप प्लीज रीड करिएगा। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हटके दिखाऊंगा आपको ताकि आपको स्क्रीन दिखे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट। अब अगेन कई बार बच्चा यहीं पर अटक जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात क्यों हो रही है, मैं तो नेगोशिएबल पढ़ रहा हूं। अरे भैया आप नेगोशिएबल पढ़ रहे हो, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए, प्रॉमिसरी नोट और आपको चेक में एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। अब मैंने कहा ये आफ्टर साइट, if no place is specified therein for the presentment, be presented to the drawee thereof for acceptance by a person entitled to demand acceptance within a reasonable time after it is drawn and in business hours on a business day। अब मैंने आपको बता दिया 48 बिजनेस आवर्स हैं, आगे लिखा हुआ भी आएगा। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट नो पार्टी इज लायबल। बट प्रेजेंटमेंट ही नहीं हुआ तो लायबल ही नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो लायबल ही नहीं है। क्लियर है? In default of such presentment, no party thereto is liable thereon to the person making such default if the drawee cannot after reasonable search be found the bill is dishonored। अरे भैया वो मिला ही नहीं आदमी जिससे एक्सेप्टेंस लेनी है, तो वो भी डिसऑनर हो गया। मान लो वो साला प्रेजेंटमेंट ही नहीं हुई साइनिंग के लिए, तो भी वो डिसऑनर हो गया। If the bill is directed to the drawee at a particular place, it must be presented at that place, and if at the due date for presentment he cannot after reasonable search be found, the bill is again dishonored। अरे भैया आपको उसने कहा था ड्रॉई ने, मैं इस दिन तुम्हें यहां पे फलानी फलानी जगह मिलूंगा, मिलेंगे, साइन करेंगे, काम खत्म करेंगे। अब भैया वो तुम्हें मिला ही नहीं, जब मिला ही नहीं तो भैया डिसऑनर हो गया ना, साइन किससे कराओगे? Where authorized by agreement or uses, a presentment through the post of office means of a register is sufficient। अरे भैया आप समझो ना, आपने दो अलग अलग चीज की बात हो रही, एक हो रही है प्रेजेंटमेंट, एक हो रही है एक्सेप्टेंस। आपने उसने कहा था कि तुम मुझे पोस्ट कर देना, भाई पोस्ट कर दी वो सही बात है, बट ये सिर्फ प्रेजेंट हुआ है, एक्सेप्टेंस आना जरूरी है इसमें। तो ये कहना चाह रहा है प्रेजेंटमेंट को पर्टिकुलर प्लेस पे होनी थी तो तुमने कर दी, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको पोस्ट के थ्रू भी बात हो रखी थी, उसके थ्रू कर दी तो भी प्रेजेंटमेंट हो गई, बट आपको उस पर एक्सेप्टेंस चाहिए। तो मुझे बताओ ना, क्या ये सेक्शन नंबर 61, ये जो मैं आपको यहाँ चार्ट बताया, इससे 61 आपको पूरा क्लियर हो गया? अब 62 आप देखना, 61 और 62 में दम है, बाकी तो सब बिल्कुल इजी है यार। 61 62 में मतलब दम है, बाकी तो सब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल फटाफट फटाफट अपन कर लेंगे। कहां गया यार? हाँ चलिए, तो मैंने कहा यहां पे क्या लिखा है, प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट। अब ये क्या कह रहा है, यहां पे स्पेसिफिकली ये क्या बात कर रहा है, अभी यहां पे ये स्पेसिफिकली बात करना चाह रहा है मेरे प्यारे लाडलों प्रॉमिसरी नोट की, ये बात करना चाह रहा है प्रॉमिसरी नोट की। और ये क्या कह रहा है पहले सुन लो आप, ये कह रहा है ये प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट होना था ए को, और इसमें लिखा हुआ है आफ्टर साइट पे होगा, और 1 मंथ का इस पे टाइम लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भैया आप जब प्रेजेंट करोगे उसके 1 महीने बाद ही पेमेंट होगा। अगेन आप पेमेंट के लिए प्रेजेंट करोगे उसके 1 महीने बाद, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट की कंडीशन है ये। तो आप मुझे बताओ, ए को प्रॉमिसरी नोट इसको लाके प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। अगर आप मुझे बताओ ये प्रेजेंट इसने कर दिया, प्रेजेंटमेंट कर दिया, तो 1 मंथ बाद इसको पेमेंट हो जाएगा, 1 मंथ बाद इसको पेमेंट हो जाएगा। बट अगर इसने प्रेजेंट ही नहीं किया तो भैया आप लायबल थोड़ी ठहरा सकते हो, क्योंकि इसने तो कहा था प्रेजेंट करने के बाद ही मैं पेमेंट करूंगा। एम आई मेकिंग सेंस? यही सेक्शन 62 में लिखा है भाई। भाई यहाँ पे बिना एग्जाम्पल के लिखा है, इसलिए समझ में नहीं आता मेरे प्यारे लाडलों, मैं आपको बता रहा हूं बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल होना जरूरी है। अब देखो, अ प्रॉमिसरी नोट पेएबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर thereof for site if he can after reasonable search be found by a person entitled to demand payment within a reasonable time after it is made in the business hours on the business day. In default of such presentment, no party thereto is liable to the person making such default। भैया अगर इसने प्रेजेंट ही नहीं किया तो क्या ये लायबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये लायबल ही नहीं होगा, तो प्रेजेंटमेंट यहां पे जरूरी है। क्लियर है? चलो, अब मैंने कहा आगे, मैंने जैसे कहा अब बड़ा आसान है, फटाफट फटाफट खत्म होगा। ड्रॉई इज टाइम फॉर डेलिब्रेशन। द होल्डर मस्ट, इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंटेड टू हिम फॉर एक्सेप्टेंस, अलाउ द ड्रॉई 48 आवर्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया भैया, एक्सेप्टेंस के लिए 48 घंटे उसको अपने को देने पड़ेंगे। अब प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, जैसा मैंने कहा अब आसान है तो जल्दी जल्दी चलेंगे, मत सोचना सर ने उसको दिखा के डिस्कशन क्यों नहीं किया लंबा चौड़ा, भाई वो इतना सा था, जहां जरूरत थी मैंने चार्ट बना के बताया। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट सेक्शन 64, भैया प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द मेकर, एक्सेप्टर और ड्रॉई
thereof respectively by or on behalf of the holder as therein provided. In default of such presentment, the other party is there to not liable to such holder wherein authorized by agreement to use presentment through post by me. अब ये कहना चाह रहा है भाई, अब अगर आपको पेमेंट लेना है तो मेरे प्यारे लाडलो तुम्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंट करोगे उसी के बाद तो आपको प्रेजेंटमेंट के बाद ही आपको पेमेंट होगा। तो ये कह रहा है कि भैया प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, कि भैया आपको प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, पेमेंट के लिए आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पेमेंट होगा। अब यार इसमें क्या बताएं, बताओ तुम। अब ये रीड कर लेना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट, अब भैया किस आवर में प्रेजेंट करना है? भैया नॉर्मल बिजनेस आवर में प्रेजेंट करोगे ना। बैंक खुलता है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। अब आप रात को 9 बजे जाके प्रेजेंट कैसे करोगे? तो भैया ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स आप प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, कि भैया अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट, मतलब जिस दिन से बनाया उसके बाद या जिस दिन उनको मिला उसके बाद, मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। भैया चाहे बिल जो आफ्टर डेट हो या आफ्टर साइट हो, जो भी उनकी मैच्योरिटी डेट है आपको ले जाके प्रेजेंटमेंट करना पड़ेगा। वापस हेडिंग देखो, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और आफ्टर साइट, जो भी आफ्टर डेट या आफ्टर साइट वाले आपके इंस्ट्रूमेंट है, मैच्योरिटी डेट पे ले जाके भैया उनसे आप प्रेजेंट करो ताकि पेमेंट आपको मिल पाए। अब आप देखो, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट। अब आप देखो, आपको ऑलरेडी पता है मैं टाइम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं, डिमांड की नहीं। टाइम इंस्ट्रूमेंट में आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इंस्टॉलमेंट से आपको पेमेंट मिलेगा तो क्या होगा, हर इंस्टॉलमेंट में आपको वो 3 डेज ऑफ ग्रेस देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप यहां पे उनसे पेमेंट ले पाओगे। एक बार देख लो बेटा इसको। सो गाइस रीड कर लिया। A promissory note payable by installment must be presented for payment on the 3rd day after the fixed date for payment of each installment, and non-payment of such presentment has the same effect as non-payment on such presentment has the same effect as non-payment of a note at maturity। कि भैया जो भी आप इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हो, हर इंस्टॉलमेंट के साथ 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दो और कोई टेंशन नहीं। अब अगले वाले देखो आप कितने आसान है भाई। सेक्शन 68 69 एक में लिखा हुआ है, अगर आपके स्पेसिफाइड प्लेस है तो उस स्पेसिफाइड प्लेस पे प्रेजेंट कर देना ताकि आप पार्टी को चार्ज कर पाओ बाद में, उसने अगर पेमेंट नहीं किया। दूसरे में भी सेम लिखा है, बस एक वर्ड लिख दिया एंड नोवेयर एल्स, मतलब एक प्लेस स्पेसिफाइड है और उसके अलावा कोई और नहीं, तो ये थोड़ा सा और रिजिड हो गया। बट इन शॉर्ट आपने वहां प्रेजेंट करना है, वहां पे अगर आपने प्रेजेंट नहीं किया तो पार्टी को आप लायबल नहीं ठहरा सकते। ये इन दोनों सेक्शन में लिखा हुआ है। अब मान लो कोई जगह स्पेसिफाइड ही नहीं है, सेक्शन 70 भी जैसा बोल रहा है, तो भैया जो उसका यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस है या यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वहां पे आप प्रेजेंट करोगे। सर अगर मान लो उसकी कोई नोन हमें प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं पता, हमें नोन कोई प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं पता, तो कहां प्रेजेंट करें? जहां वो मिल जाए वहां प्रेजेंट कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेक्शन 71 ये कहता है। क्लियर है? देख लो एक बार। सो गाइस अब अगेन 72 क्या कहता है? प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज द ड्रॉर, कि भैया आपको चेक जो है ड्रॉर को अगर चार्ज करना है। अब इसके लिए मतलब अगले 2 समझाने के लिए मैं बस आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप ये समझना। जैसे मान लीजिए ए ने एक चेक ड्रॉ किया, ठीक है, चेक ड्रॉ करके उसने एक पर्सन को दे दिया बी को, ठीक है। अब बी ने ये चेक दे दिया किसको? सी को, ठीक है। अब इसने क्या किया? एंडोर्स कर दिया इसको। बी ने किसको दे दिया? एंडोर्स कर दिया किसको? सी को। अब मैंने कहा सी गया ए के बैंक के पास ये पैसा मांगने, तो अब जो पहला ये जो सेक्शन है ये समझ में तभी आएगा जब ये थोड़ा बहुत आपके दिमाग में जाएगा। मैं कह रहा हूं सबसे पहले प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज द ड्रॉर। ड्रॉर कौन हुआ इस केस में? ड्रॉर हुआ यहां पे भैया, ड्रॉर कौन हुआ? ए। तो अगर आप ए को लायबल ठहराना चाहते हो तो आपको ये जो चेक है, सी को ये जो चेक है विद इन रीजनेबल टाइम, जो कि अपने पास चेक के केस में 3 मंथ्स है और अदर इंस्ट्रूमेंट कोई है तो मान लो जो रीजनेबल टाइम है। तो ये कह रहा है कि भैया ये तो चेक के बारे में बात कर रहा है, तो चेक के लिए 3 महीने हमारे पास समय, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट कर देना चाहिए, तभी आपको क्या होगा भैया, आप ड्रॉर के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाओगे। अब सवाल हो रहा है एनी अदर पर्सन, क्या वर्ड हो रहा है यहां पे? एनी अदर पर्सन। मान लो आपको जिसने ये एंडोर्स किया उसको आप लायबल ठहराना चाहते हो, तो अगेन सेम ये कह रहा है कि भैया अ चेक इन ऑर्डर टू चार्ज एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉर, अपने वाले केस में बी,
बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी। मतलब अगेन, अगर आप देखो इसको आपने प्रेजेंट किया और आपने 3 महीने के अंदर प्रेजेंट ही नहीं किया, तो भैया चेक मान लो 3 महीने के बाद फिर भी आप ड्रॉअर के पास तो जा सकते हो कि भैया देख तूने चेक दिया था, बट ये आदमी आपके फिरक से, मतलब आपके उसमें रीत से बाहर हो जाएगा। ये कहेगा भैया मैंने तो तुझे दे दिया था, तूने रीजनेबल टाइम में नहीं किया। तो ये कह रहा है एनी अदर पर्सन को चार्ज करने के लिए रीजनेबल टाइम में आपको ये चीज करनी पड़ेगी। अब अगेन, व्हाट इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन डिमांड। भाई इंस्ट्रूमेंट अगर डिमांड में पेएबल है तो भी यार आपको रीजनेबल टाइम में सामने वाले को, डिमांड ऐसा नहीं है कल को तुम 10 साल बाद चले जाओ, 10-20 महीने बाद चले जाओ, भैया नॉर्मली 90 डेज के आसपास अपन एक टाइम फ्रेम लेते हैं। जो भी आपका पैसा है आप जाके मांगने की कोशिश करो, तो आपको डिमांड पे भी है तो आप एक रीजनेबल टाइम में जाके पैसा मांगो। अब सेक्शन 75 और 75 ए क्या कहता है, इसको अच्छे से देख लो। 75 कहता है प्रेजेंटमेंट बाय और टू एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पर्सन और असाइनी ऑफ द इंसॉल्वेंट। मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट था, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था, अब आपको प्रेजेंटमेंट करना है सामने वाले को, तो भैया अब जो उसका ऑफिशियल असाइनी है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट या कोई उसका लीगल हेयर है, तो उस केस में आप उनको ले जाके प्रेजेंट कर दोगे तो ये वैलिड है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट। ये जो एक्सेप्टेंस या पेमेंट के लिए ये जो प्रेजेंटमेंट हो रही है, कल को मान लो कोई डिजास्टर आ गया या कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे उस वक्त, तो आपका जैसे ही वो डिजास्टर या सिचुएशन खत्म होती है उसके रीजनेबल टाइम के दौरान आप क्या कर दो, प्रेजेंट कर दो। ये सेक्शन 75 ए कहता है। आ रहा समझे? अब बस लास्ट पार्ट इस वाले में बचा है प्रेजेंटमेंट में, कब प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है। आप फटाफट एक बार इसको कंप्लीट करो, रीड मारो, 10 सेकंड का आपके पास समय। चलें गाइस, गाइस ये ध्यान रखना, आज जब सेशन खत्म हो जाए उसके बाद तुम हाथों हाथ पूरा का पूरा टॉपिक गो थ्रू कर लीजिएगा। आ रहा समझ में? पूरा का पूरा टॉपिक गो थ्रू कर लीजिएगा। मैंने कोशिश करी है 1 आवर 45-50 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा टॉपिक में एक एक चीज कवर कराने की, मॉड्यूल रीड कराने की। बट इन सबका फायदा कब होगा, जब आज सेशन के बाद आप समय निकाल के इसको खत्म कर दोगे। ठीक है, अब गाइस इसमें अपन प्रेजेंटमेंट के लास्ट पार्ट में देखते हैं कि प्रेजेंटमेंट कब कब जरूरी नहीं है। पहले ये देखो, इसमें 4 पॉइंट है, आप ये समझो इसमें 4 पॉइंट है, मतलब प्रेजेंटमेंट कब जरूरी नहीं है, इसमें 4 पॉइंट है। आप ये मानो ए है, बी है, सी है और डी है। ए जो है उसके अंदर 4 सब पॉइंट है, सी जो है उसमें 3 सब पॉइंट है। ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखना, ये ए के पॉइंट चल रहे हैं। मान लो अब प्रेजेंटमेंट आपको पता ही है, प्रेजेंटमेंट दोनों केसेस में चलता है। अब यहां पे कह रहा है कि इफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर, जो भी है वो इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहे हैं कि सामने वाला प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो भैया प्रेजेंटमेंट उस समय क्या हो गया, वेव ऑफ हो गया। नंबर 2, उसका ये जो प्रेजेंटमेंट था, इंस्ट्रूमेंट जो पेबल था, मान लो लेट्स से एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट था पेबल था उसकी बिजनेस वाली जगह पे, और उस दिन उसने अपने धंधे वाली जगह को ही बंद कर दिया, तो प्रेजेंटमेंट नहीं है भैया, रिक्वायरमेंट। आ रहा समझे? या फिर उसके बिजनेस वाली जगह नहीं, वो कोई और जगह पेबल था, वहां पे ना वो मिला ना उसका कोई एजेंट मिला, तो भी भैया प्रेजेंटमेंट क्या हो गई, वेव ऑफ हो गई। इन शॉर्ट आपने मान लिया कि डिसऑनर हो गया इंस्ट्रूमेंट। नंबर 4, इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड। मतलब कोई स्पेसिफाइड प्लेस नहीं की थी आपने, बट फिर भी आपने ढूंढा वो नहीं मिला, तो भी वो क्या हो गया, डिसऑनर। अब प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। अब ये ए वाले के 4 पार्ट थे, अब बी पे आते हैं। आ रहा समझ में? जिस आदमी को आपको प्रेजेंट करना था उसने कहा यार बिना प्रेजेंटमेंट के भी मैं पे कर दूंगा, ये बी कहता है। सी कहता है कि भैया उसको पता है आफ्टर मैच्योरिटी कि आपने प्रेजेंट नहीं किया, फिर भी वो 3 पॉइंट आपको इंस्टॉलमेंट में, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में कोई पार्ट पेमेंट करने लग गया वो, या वो कह रहा है कि मैं दे दूंगा तुम टेंशन मत, तो प्रेजेंट नहीं किया तो भी रिस्क नहीं है। तीसरा वो वेव कर देता है कि आपने प्रेजेंट नहीं किया बट इसका मैं फायदा नहीं उठाऊंगा, तो ये थर्ड हो गया। अब डी वाले में आते हैं। अगर ड्रॉअर को आपके प्रेजेंट नहीं करने की वजह से कोई डैमेजेस नहीं हुए, नुकसान नहीं हुए, तो अब वो उसका एडवांटेज नहीं उठा पाएगा। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? आपके दिमाग में जा रहा है तो मुझे बताओ ना, क्या हमने प्रेजेंटमेंट के सारे पॉइंट एक एक करके कवर कर लिए? अब मैंने कहा लास्ट पार्ट एक बार इसका देख लेते हैं। लाइव रूल्स फॉर कॉम्पनसेशन देखना, छोटा सा पार्ट है, पहले ये वाला भी देख लेते हैं ताकि आपको इन लगे कोई मॉड्यूल की चीज छुड़वा दी अपन ने। लाइबिलिटी ऑफ मेमकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
When a bill of exchange accepted payable at a specified bank has been duly presented therefore for payment and dishonored, if the banker so negligently or improperly keeps, deals with or delivers back such bills so as to cause loss to the holder, he must compensate. भाई यार, बैंक की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई भी लॉस होता है जो भी पार्टी उसके साथ डील कर रही है, तो बैंक उसको कॉम्पनसेट करेगा, ये ध्यान रखना। आ रहा समझ में? अब लास्ट पार्ट चलते हैं कॉम्पनसेशन का, और इस कॉम्पनसेशन वाले पार्ट को पढ़ के बिल्कुल रैप अप करते हैं। चलिए गाइस, तो मैं ये कह रहा था, अब ये देखो यहां पे इन्होंने ई पॉइंट कर रखे हैं, बट उसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया, सबसे पहले आप ये समझो, एक चीज समझ लो, ताकि मैं जो चार्ट आपको दिखाऊं, इतना जबरदस्त चार्ट है, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। आप ये देखो कि अगर मान लो ये जो सी है, अगर ये सी के हाथ में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट था और वो इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर हो जाता है, तो ऑब्वियसली जिस बंदे ने उसको एंडोर्स किया था वो भी लायबल होगा, और जिस बंदे ने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ड्रॉ किया था, वो भी लायबल होगा। आपको ये समझ में आता है ना? तो यहां पे इन दोनों के बारे में अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैंने यहां पे एक आपको जबरदस्त चार्ट दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब ये है रूल्स फॉर कॉम्पनसेशन। अब इसमें आप देखो, पहले दो आप देखोगे ये होल्डर के रिस्पेक्ट में, आ रहा समझे, और ये दूसरा एंडोर्सर के रिस्पेक्ट में। अब आप समझना, होल्डर जो होगा उसको कॉम्पनसेशन मिलेगी किस चीज की? अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। भाई जो उसका अमाउंट ड्यू था इंस्ट्रूमेंट में वो मांगेगा, प्लस उसने अगर प्रेजेंटेशन का, भाई अगर प्रोटेस्ट वगैरह आप करते हो, नोटिंग चार्जेस वगैरह कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग जो आपने पैसा इनकर किया, खर्चे किए, वो भी आप क्लेम कर सकते हो होल्डर। प्लस अगर ड्रॉई जो था, मतलब आप ये समझो कि होल्डर जो है वो दूसरी जगह, और जो अपन एक देश में एक बंदा और दूसरे देश में एक बंदा है, तो करेंसी रेट का जो फ्लक्चुएशन होगा ना, मतलब एनी डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू प्लेसेस, वो भी क्लेम कर सकता है। अब सेम एंडोर्सर, कल को मान लो होल्डर का डिसऑनर हुआ, तो होल्डर ने किसको अप्रोच किया? एंडोर्सर को। एंडोर्सर ने कल को वो दे दिया, तो एंडोर्सर हु पेड, तो फिर जो भी अमाउंट उसने पे किया उसके साथ इंटरेस्ट एट द रेट 18%, इंडिया की जो बात है, आरएस में फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन उसने पेमेंट किया उसके दिन के बाद जिस दिन उसकी रिकवरी हुई उस दिन तक का 18% का ब्याज लेगा। प्लस सेम एंडोर्सर अगर दूसरी जगह है तो जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो भी पैसा मांगेगा। अब लास्ट वाला एक अलग से पॉइंट है, एनी पार्टी एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन। मान लो कोई भी पार्टी जो कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल थी, उसने क्या कहा, नया बिल बना देते हैं एट साइट या ऑन डिमांड, जो भी अमाउंट ड्यू था प्लस एक्सपेंसेस था, उसके साथ जो भी आपके इन डॉक्यूमेंट डिसऑनर हुआ प्लस जो प्रोटेस्ट वगैरह आपने किया उसके जो डॉक्यूमेंट थे वो अटैच कर दिए। अब कल को मान लो वो मैच्योर, वो वाला बिल भी, जो नया बिल आपने बनाया इन अमाउंट का, वो भी कल को डिसऑनर हो गया, तो जो ओरिजिनल बिल में जैसे आपके पास सामने वाली पार्टी के ऊपर लाइबिलिटी आती है, वैसे यहां पे भी लाइबिलिटी आएगी। तो मुझे बताओ ना, कॉम्पनसेशन का पार्ट क्लियर है? इसमें जहां बंदा कंफ्यूज होता है वो क्या है, एंडोर्सर वाला पार्ट और एक होल्डर वाला पार्ट। मैंने आपको बता दिया एंडोर्सर को क्या क्या मिलेगा, बट ऑन एंडोर्स जो होल्डर है उसको क्या क्या मिलेगा, बट होल्डर को अगर एंडोर्सर ने पेमेंट दे दिया तो एंडोर्सर अब क्या क्या क्लेम कर सकता है। हमने ये सारी पार्ट हमने देख लिया। तो गाइज मैंने इस पूरे चैप्टर का एक एक पार्ट आपको बता दिया। जहां कोई कोड से मैं आपको फटाफट बता सकता था, EWS UC मनी, वो भी मैंने आपको बता दिया। जहां जहां केसेस थे, टोटल 14 केसेस मैंने आपको कराए, इनकोटे इंस्ट्रूमेंट के अलग से केसेस कराए। तो जहां जहां जो पार्ट आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी था वो मैंने सब कवर किया। आई होप आपको इस लेक्चर से बेनिफिट होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।